साथ में मेहनत करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ का मैक्सिमम आदमी फाइनेंशियली स्टक क्यों रहता है? मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ पहुँचना है। जो दिल को भाए, मार्केट भी चाहे, कुछ कुछ करने में समझ आए, तो इसी में घुस जाएं। बिल्कुल सही। कोई गलत सोच बताइए जो आदमी के पैदा होने के बाद से ही उसके अंदर डाल दी जाती है, जो पूरी जिंदगी उसका सबसे ज्यादा नुकसान करती है, खासकर हिंदुस्तान के लोगों के लिए। बचपन से बड़े रहे हैं, अरे बेवकूफ़ समझ नहीं आता, अरे बेवकूफ़, अरे निकम्मा है, अरे स्कूल में फिर मास्टर, फिर टीचर, पड़ोसी, मम्मी पापा, सब जगह ये सुनने को मिल रहा है, अबे निकम्मा है, समझ नहीं आता। ये क्या मानसिकता बना देती है। सुनील चोपड़ा जी, जिनमें इतनी ऊर्जा थी, इतनी सोच थी, लेकिन वो अब क्या अपने आप में मानने लग गए जिंदगी में कि मेरे बस का कुछ है नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, पड़ोसी बेटर है। वो सब कॉन्शियस में चल रहा है, निकम्मा हूँ, सभी बोल रहे हैं, मैं मानने लग गया। अब इसको उल्टा कर देंगे। कोई सिर्फ मोटिवेशन की थ्योरी नहीं देने वाला, बहुत साइंस बता रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े रहना। आपने उन सारे कंपनियों में जो स्केल नहीं कर पाई, उन बिजनेसों में क्या गलती देखते हैं? ये प्रोसेस मैं पकड़ के रखूंगा, ये बेचने का काम मेरे पास ही रखो भाई, ये गल्ले में मैं ही बैठूंगा, कलेक्शन मैं ही देखूंगा। ये मेरा बच्चा है। फाउंडर बच्चे को बड़ा नहीं होने देते। अच्छे लोग मिलते नहीं हैं। दिमाग फाइल बना देगा कि सुनील जी को अच्छे लोग लेके आने अपनी कंपनी में। फाइल बना दी मेरे नाम की, सुनील चोपड़ा, उसमें एक पर्चा डाल दिया अंदर, पर्चे पे लिखा हुआ है अच्छे लोग मिलेंगे। सिग्नल जा रहे हैं, सुनील जी को अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ, सुनील जी को अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ। उन्हें सर्वेश जी को पकड़ा, मेरे सामने खड़ा कर दिया उस पार्टी में लाके। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। मेरे दिमाग में उद्योगपति वाली सोच है, मैं एंटरप्रेन्योर बाय नेचर। ये आईआईएम और आईआईटी जैसी चीजें कैसे, या तो वो क्रीम बच्चों को लेकर के क्रीम निकालती हैं जी, या फिर कुछ ऐसा है जो डेवलप करती हैं, तो ये फर्क कहां तक? यूसेन बोल्ट जो है दुनिया के सबसे तेज धावक हैं, वो आज भी क्या करते हैं, उनकी प्रैक्टिस का क्या फॉर्मूला है? उन धावकों के साथ प्रैक्टिस करते हैं जो कि उनको चैलेंज कर सकें असली फील्ड में, असली रेस में। जब साथ में कोई भाग रहा है ना, उसकी एनर्जी है, वो दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि पास आ रहा है, मुझे और तेज भागना पड़ेगा, इसमें अगर जीतना पड़ेगा तो और तेज भागना पड़ेगा। तो भैया रोज प्रयास करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी जीत की। वो एंड का जो निचोड़ है ना दोस्त, वो आईआईएम है। अरे सुनील सर का पॉडकास्ट देख के आए थे, भैया हम भी बनेंगे एंटरप्रेन्योर। सबसे ज्यादा जवाबदारी होती है एंटरप्रेन्योर की। बिलाएंगे इतने इतने, पहले 10 कस्टमर को सोचते सोचते जिंदगी निकल जाती है लोगों की। क्योंकि सर्वेश जी, आपके पॉडकास्ट पे आपके दर्शकों के साथ मिला है दिल जी, इसलिए छोटा काटेंगे बिल। दिल है कि मानता नहीं, बिल है कि जानता नहीं। कितना ईमानदारी से बोले। चलो भाई, इस बार ये मत कहना कि कोई आया है हिडन कुछ बेच रहा है। मैं लगातार अलग अलग मुद्दों पे पॉडकास्ट करता रहता हूँ, लेकिन कई बार आप लोग मुझे मजबूर कर देते हैं कि आप एक सेगमेंट पे लेकर के पॉडकास्ट आइए। जब इससे पिछले दिनों जब मैंने फिनेंस पे पॉडकास्ट किया तो लोगों ने कहा कि मुझे बिजनेस पे बताइए, बिजनेस के हुनर पे बताइए, मुझे ये बताइए कि जब कोई बिजनेस करने जाता है वो क्यों फ्लॉप हो जाता है, क्यों शुरुआत नहीं कर पाता है, सारे संसाधनों के बाद भी। कुछ लोग थे जो नौकरी करते हैं, वो अपने दायरे को तोड़ करके बाहर कैसे आएँ। नौकरी करने वाले की अपनी समस्या, मालिक की अपनी समस्या, और जो बीच में लोग होते हैं उनकी भी अपनी समस्या होती है। इसीलिए आज मैं एक ऐसे गेस्ट को लेकर के आया हूं जो एम्प्लॉय से लेकर के अल्ट्रा अमीर का मतलब जिसके पास खूब दौलत है, कई कंपनियों का मालिक है, उन सबको गाइड करने वाले आज हमारे साथ सुनील चोपड़ा जी हैं, जिनको आपने देखा होगा, सुना होगा। वो फाउंडर हैं द फॉर्चून कंपनी के, वो फाउंडर हैं योर विन कोच के, और इतना ही नहीं बल्कि 5,000 करोड़ के रेवेन्यू को उन्होंने ड्राइव किया है। 1,000 से ज़्यादा कंपनियों के मालिक हैं जिनको उन्होंने गाइड किया है। पूरी दुनिया को घूमे हैं, 6 से 7 भाषाओं को जानते हैं। आज इस पॉडकास्ट पे होना आप लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो आज मिलने वाला है वो इससे पहले नहीं मिला होगा। मेरे पॉडकास्ट पे भी ये मैं बोल रहा हूँ, जबकि आप लोग कमेंट करके बहुत सी चीज़ें को बोले हुए हैं। तो आइए हम लोग सुनील जी का स्वागत करते हैं और इस पॉडकास्ट को लेकर आगे की तरफ चलते हैं। सर, थैंक यू सो मच ये समय देने के लिए। नमस्कार, सबसे पहले आपका सर्वेश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आपने मेरी तारीफ में पता नहीं क्या कुछ कह दिया। मेरे कंधों पे, जवान कंधों पे बड़ा सारा बोझ बढ़ गया है, पर उम्मीद करता हूँ कि आपके श्रोताओं को भी उनका सबका स्वागत करते हुए बहुत बहुत मज़ा आने वाला है आज, मुझे लगता है। सर, आप जितने हम्बल हैं ना और जिस तरह से जिंदा दिल है ना, मतलब आपसे मिल करके दिल गार्डन हो जाता है। ये पहले ही मैं आपको बता दूं ताकि हमारा दर्शक ये समझ पाए। जो सबसे बड़ी बात है, आपको मैंने क्यों चुना,
जी। आपको चुनने के पीछे वजह सिर्फ ये थी कि आपने कंपनी के मालिकों के साथ भी वक्त गुजारा, वो भी कोई छोटे मोटे नहीं जो 200-400 करोड़ के आदमी, 1000 करोड़ के आदमी हैं, जी। और आप एज ए सीईओ रहते हुए अपने नीचे एम्प्लॉइयों को भी मैनेज किया है आपने। जी। अब आज जो बातचीत होने वाली है ना, वो एम्प्लॉय माइंडसेट की भी बातचीत होगी, बिजनेस को ड्राइव करने की बात होगी, फेलियर की बात होगी, स्टार्टअप शुरू करने की बात होगी, और आप जब उस क्लब में जाते हैं तो बात उसकी भी होगी। सर, पहला सवाल कि भारत में मेहनत करने वाले बहुत सारे लोग हैं जी। आप देखेंगे तो भारत एक तरह से मेहनत का ही देश है। बाहर वाले कहते हैं कि लेबर यहाँ से मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ का मैक्सिमम आदमी फाइनेंशियली स्टक क्यों रहता है? देखिए, ऐसा है कि मेहनत, मशक्क़त एक टारगेट, ऑब्जेक्टिव, गोल को लेकर करी जाए। अगर होता क्या है कि हम सोचते हैं कि मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इसको तोड़ते हैं एक बार, कि अगर मैं गलत दिशा में फुल स्पीड पे भाग रहा हूँ तो कहाँ पहुँचूंगा? कहीं नहीं। कहीं नहीं। मैं उदाहरण देता हूँ गुब्बारे का। बड़ा गजब का होता है गुब्बारा। जी। गुब्बारे में हवा भर दीजिए, हाँ। उसके बाद उसका मुंह खोल दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिएगा एक बार, तो जाता कैसे गुब्बारा? हाँ। ऐसे जाता है। आप बता सकते हैं वो कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ गिरेगा? नहीं, डायरेक्शन ही नहीं होती ना। उसको भी नहीं पता है। हाँ। एनर्जी है, काम कर रहा है, काम कर रहा है बेचारा। हवा भरी थी, गुब्बारा बना, हवा छोड़ी, कहीं नहीं पहुंचा। न्यूक्लियर मिसाइल, हाँ। मिसाइलों की बात होती है आजकल बड़ी। हाँ। लगाया था ना। हाँ। तो भाई एक बात सुनो, उसका क्या फंडा है? वो दाएं बाएं नहीं जाता। यहां पर मैं आज हूं सुनील, मैं आज यहां हूं, मुझे अपना पता होना चाहिए मैं कहां हूं। गंभीरता से सुनना, ध्यान देना इस बात को। जी। क्यों विफल हो जाते हैं? पहले मुझे अपनी परिस्थितियां पता होना चाहिए, अपनी आज पता होना चाहिए, मैं कहां हूं, मुझ में क्या काबिलियत है, क्या कमी है, क्या करने में सक्षम हूं, वो सब मुझे रियलिटी पता होनी चाहिए। अपने आप से झूठ नहीं बोलूंगा। बड़ी बात। झूठ नहीं बोलूंगा अपने आप से, क्योंकि ये मेरी स्टार्टिंग लाइन है, ये मेरा पहला सच है। मैं कहां जाना चाहता हूं वो मेरी फ्री विल है। इंसान हूं, जितना आगे तक चाहूं। आपने कहा ना, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे हैं, होता है एस्पिरेशन होती है, इंस्पिरेशन होती ना। तो आदमी ऐसा तो पड़ाव जिंदगी का बनाता नहीं कि मैं पहला 1 करोड़ 1 साल में बनाऊंगा, फिर दूसरा 2 और 10,000 साल में 10,000 करोड़ बनाऊंगा। क्या 10,000 साल तो नहीं ना मेरे पास। नहीं। आकांक्षाओं पे कोई लिमिट नहीं है भाई, जितना लंबी छलांग मारनी है मारो। तो मुझे यहां पहुंचना है, मैं यहां हूं, मुझे यहां पहुंचना है। अब मुझे रास्ता इख्तियार क्या करना पड़ेगा दोस्त? जाऊंगा कैसे? ये गणित जब मैंने बिठा लिया, एक बेसिक फ्रेमवर्क दिया है, तो अपने आप से सच बोलिए। पहले मैं कहूं मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे गणित नहीं आती। अब मैं कहूं कि मेरे को रामानुजन वाली गणित करनी है भाई, तो मेहनत करता रहूंगा। सब कहेंगे मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कहीं पहुंच नहीं रहा, मेहनत ही कर रहा हूं। गलत डायरेक्शन में कर रहे थे ना भाई। वहां पे तुम्हारी रुचि नहीं थी, रुझान नहीं था, दिल नहीं मानता था। जो दिल को भाए, मार्केट भी चाहे, कुछ कुछ करने में समझ आए, तो इसी में घुस जाएं। बिल्कुल सही। तो मुझे समझ में आती है, मार्केट चाहती है, दिल को भाती है, इसमें जान लगाऊंगा, जोर लगाऊंगा, तो फिर मैं वो गुब्बारा नहीं बनूंगा, दोबारा नहीं बनूंगा। तो गुब्बारा नहीं बनना है तो यही है चक्कर। आप जो कहते हैं मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि कोई दिशा नहीं है, इसलिए दशा खराब है। सही दिशा पकड़ेंगे तो दशा भी सही हो जाएगी। सर, ये आपने इतनी ऐसी जगह पे ला दिया ना इस जवाब को कि एक सवाल तो बनता है। सवाल वो है कि सर, आपने 33 साल कॉर्पोरेट को दिए। जी, 2 कम कर दिया, पर कोई बात नहीं, 35 हैं। 35 हैं। हाँ, वो 33 कहाँ से दिमाग में बैठ गया समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, आपके 35 साल हैं जी। अब इस दरमियान आपने बहुत लोगों से मुलाकात की, बहुत लोगों से काम लिया, बहुत लोगों को काम आपने दिया जी। लेकिन एक ऐसी कोई गलत सोच बताइए जो आदमी के पैदा होने के बाद से ही उसके अंदर डाल दी जाती है, जो पूरी जिंदगी उसका सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, खासकर हिंदुस्तान के लोगों के लिए। हाय हाय हाय, ऐसे ना यहाँ दिल में एक टीस सी उठी ऐसे, आपने यहाँ टच कर दिया एकदम बिल्कुल। वो क्या चीज़ है जो हमें कई बार बचपन से ही दिमाग में आती है, लोग बोलते रहते हैं, और उसके चलते, जैसा आपने कहा कि हम कई लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, वो आगे आ ही नहीं पाते हैं। ये साइंस है। अच्छा। विज्ञान है, समझ लेना। हवा में से कोई ऐसे पकड़ के आके कोई जड़ी बूटी नहीं दूंगा।
हमारे दिमाग में इतनी गजब की चीज है, मतलब एक चीज कही है, कहावत है, अर्ज किया है, बिल्कुल बिल्कुल सर। माइंड योर माइंड एंड इट विल माइंड एवरीथिंग एल्स। माइंड योर माइंड एंड इट विल माइंड एवरीथिंग एल्स। गेम सारा यहीं का ही है सर्वेश भाई, यहीं से शुरू होता है, कहीं और से नहीं शुरू होता। तो हमारे माइंड के अंदर एक डिफॉल्ट मोड होता है, डिफॉल्ट मोड, ठीक है। उसमें भरते जा रहे हैं, बचपन से बढ़ा रहे हैं, अरे बेवकूफ़ समझ नहीं आता, अरे बेवकूफ़, अरे निकम्मा है, अरे स्कूल में फिर मास्टर, फिर टीचर, पड़ोसी, मम्मी पापा, सब जगह ये सुनने को मिल रहा है, अबे निकम्मा है, समझ नहीं आता। सीरियसली बता रहा हूँ, खास करके उन सब के लिए जो इन बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, कंपनियों में उनके मेंटर बन रहे हैं, कोच बन रहे हैं, ये क्या मानसिकता बना देती है, सब कॉन्शियस में आ जाता है। तो अब क्या हो गया, सुनील चोपड़ा जी जिनमें इतनी ऊर्जा थी, इतनी सोच थी, लेकिन वो अब क्या अपने आप में मानने लग गए जिंदगी में कि मेरे बस का कुछ है नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, पड़ोसी बेटर है, बॉस का फेवरेट कोई और होगा, मैं जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। तय है आप नहीं बढ़ पाओगे। अब इसको उल्टा कर देंगे। यह डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं इसको, सबकॉन्शियस में चल रहा है। आदमी निकम्मा हूं, सभी बोल रहे हैं, मैं मानने लग गया। कोई सिर्फ मोटिवेशन की थ्योरी नहीं देने वाला, बहुत साइंस बता रहा हूं, मेरे साथ जुड़े रहना। अब क्या कर दिया मैंने, इसको उल्टा कर दिया। मैंने डिसाइड कर लिया जिस दिन कि नहीं बॉस, मैं निकम्मा नहीं हूं, या बाहर से कोई उसको अब उजागर करना चाह रहा हो, तो करना क्या पड़ेगा, एक नेटवर्क है, ये 5G से तेज चलता है, 5G से तेज चलता है, ध्यान से सुनना है नेटवर्क। इसका नाम है टास्क पॉजिटिव नेटवर्क। ओके। डिफॉल्ट मोड था, बेकार हूं, निकम्मा हूं, कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने क्या करा, इसकी सेटिंग चेंज कर दी। तो मैं आज बैठूंगा 2026 के शुरू में, अगर हम जैसे अगर बैठे हैं, आज मैं बैठा हूं, मैं अपने आप से कहूंगा, अगर मैं स्टूडेंट हूं, मैं अपने पसंद के कॉलेज में एडमिशन लूंगा, मैं अपनी पसंद का काम शुरू कर पाऊंगा, जॉब ले पाऊंगा, अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर पाऊंगा, अपनी टीम में अच्छे लोग लेके आ पाऊंगा। मैंने ये लिख लिया, लिखूंगा, इसको बोलूंगा, इसको ऊर्जा दूंगा, एनर्जी दूंगा। आप एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी पे वापस आ रहा हूं, सारी गेम उसी की है। इसको मैं बोलूंगा, इसको कहूंगा, इसका एहसास करूंगा, इसको मानने लगूंगा। आई विल स्टार्ट बिलीविंग। इसको मैं अपने अंदर ले जाऊंगा कि मैं काबिल हूं, मैं अच्छा काम कर सकता हूं। एग्जाम्पल्स हैं इसके, इसमें परिवर्तन आएगा गारंटीड है 30 से 60 दिन के अंदर अंदर। मेरे साथ रहना इसके ऊपर। तो क्या होता है, मैं अपने आप को बोलने लगता हूं कि मुझे अब ये करना है। मैंने वो लिख लिया, उद्देश्य बना लिया, एक कोई गोल पकड़ लो 2026 का एज एन एग्जाम्पल। उसकी क्या होगा, अब टास्क पॉजिटिव नेटवर्क ऑन हो गया दिमाग में। अब ये क्या करेगा, इसके 3 पार्ट हैं। पहला, सबसे पहले क्या करेगा, ये सेलियंस यानी कि इंपॉर्टेंस, यानी कि उस चीज की इंपॉर्टेंस बढ़ गई मेरे लिए। तो क्या करेगा सुरेश भाई, एक फाइल बनाएगा, दिमाग फाइल बना देगा कि सुनील जी को अच्छे लोग लेके आने अपनी कंपनी में। फाइल बना दी मेरे नाम की, सुनील चोपड़ा, उसमें एक पर्चा डाल दिया अंदर, पर्चे पे लिखा हुआ है अच्छे लोग मिलेंगे, जो मैं लिखता जा रहा हूं, बोलता जा रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। फिर क्या होगा, किसी दिन मैं बाहर निकलूंगा और एक पार्टी पे जाऊंगा, मुझे कोई किसी से मिलवाएगा कि भैया ऐसे लोग आए हुए, ऐसे लोग, आप भी मिलिए। तो मैं मिलूंगा, मैं सर्वेश भाई आपको वहां मिलूंगा। तो मैं कहूंगा कि सर्वेश भाई अच्छा आप क्या करते हैं ऐसे, मेरा तो बहुत अच्छा काम है जी, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, लोगों को उजागर कर रहा हूँ। मैं कहूँगा कार्ड दीजिएगा, मिलिएगा। क्योंकि क्या होगा, वो इंपॉर्टेंस जो बनी थी ना, फाइल, लाल रंग की फाइल होगी ये, उस पर कॉन्फिडेंशियल लिखा होगा। पुरानी पिक्चरों में लिखा होता था ना, सरकारी फाइल कॉन्फिडेंशियल, ऐसे खुलती है, क्लासीफाइड, खोल दिया तो गोली लग जाएगी भाई। ये वो वाली फाइल है। तो फाइल बन चुकी है, पर्चा अंदर आ चुका है। अब अटेंशन, पहले में इंपॉर्टेंस बनी, प्राथमिकता बनी उसकी, अब अटेंशन। वो कहेगा अरे भाई काम का आदमी सर्वेश जी नजर आ रहे हैं, मैं सर्वेश जी के पास जाऊंगा, उनसे बातचीत शुरू कर दूंगा। अब क्या होगा, सर्वेश जी मुझसे बढ़ गया, उनका जी किसी दिन आके मिलिए ना, वहां से बात शुरू हुई, अटेंशन, इंपॉर्टेंस। तीसरा आखिरी पड़ाव, शाहरुख भाई का एक डायलॉग है, मैंने तुम्हें दिल से पाने की इतनी चाह करी कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश करी। बिल्कुल सही बात। ये डायलॉग नहीं है दोस्त, डायलॉग तो अच्छा है, ये साइंस है। ये डायलॉग नहीं है, उनको पता था ये कौन सा जर्रा जर्रा है। ये तीसरा पड़ाव है टास्क पॉजिटिव नेटवर्क के अंदर, इसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सेंटर। अब वो जो है ऊर्जा बाहर जाने लग गई है। सर सिग्नल जा रहे हैं दुनिया भर में, सारे दुनिया भर में, सोचिए मैं यहां बैठा हूं, सिग्नल जा रहे हैं, सुनील जी को अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ, सुनील जी को अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ। उन्हें सर्वेश जी को पकड़ा, मेरे सामने खड़ा कर दिया उस पार्टी में लाके। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। तो कायनात इकट्ठी हो जाती है मौके को लेके आने के लिए, उस अच्छे आदमी को लेके आने के लिए।
उस निवेशक को लेके आने के लिए, वो महबूबा जिसके लिए हमारी चाह थी, जो हमेशा पार कर जाती थी, देखती नहीं थी मुड़ के, आज हमें मुड़ के देख लिया, मुस्करा भी दिया, क्योंकि दिमाग में सोचते जा रहे थे, नाम लिख लिया था, जप रहे थे। गलत मत समझ लेना। मैंने इसको अपने बिजनेस में फील किया है कि जब हम कोई चीज़ चाहत जिस चीज़ की रखते हैं ना, कुछ लोग इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं, कुछ लोग लिखने को अफर्मेशन कहते हैं, ये कोई तो साइंस है कि जिसको आप शिद्दत से चाहते हो वो कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी रास्ते में चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि जब हमने अपनी कंपनी का बीज भी डाला था तो वो एक चाहत ही थी, आज हम वहाँ पे हैं। लेकिन इस पर एक सवाल और भी आता है मेरा। जी बताइए। कि अब जैसे हमारे सोचने की बात आई, हमारे पास पड़ोस की बात आई, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा एजुकेशन सिस्टम भी। जी। अब दो लड़ाइयाँ इस समय चल रही हैं मार्केट में। आप एक ट्रेनर भी हैं, कोच भी हैं, आप सीईओ भी रहे हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। एक ये कि यार डिग्री लो अच्छी से अच्छी, दूसरी स्किल आपको सफल बनाएगी। तो ये डिग्री और स्किल्स के बीच में जो लोग फंसे हुए हैं, इस दोनों में से दोनों ज़रूरी है या कोई एक ज़रूरी है, या ये सोच ही गलत दिशा में इन्वेस्टमेंट करवा रही है? देखिए, क्योंकि प्रभु की कृपा रही है माँ सरस्वती की, तो हम भी फॉर्मल एजुकेशन में ठीक ठाक रहे, स्कॉलरशिप वगैरह लेते रहे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भी गए, हम लखनऊ में गए। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे, और ख़ास करके आजकल मैं बहुत सारे जेनजीज के साथ भी काम करता हूँ, जिनसे लोगों को कई बार एक उनका भी व्यू है कि वो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है भाई। तो उनमें से कई ऐसे होते हैं जो कि एंटरप्राइजिंग होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत सारी फॉर्मल एजुकेशन करके आए हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है। मैं वहीं पे वापस जा रहा हूँ, दिल को भाती है, मार्केट चाहती है, कुछ समझ में भी आती है, कुछ चीज़ें होती हैं कि हमारा एक पैशन होता है, एक इंटरेस्ट होता है हमारा, उसमें आप स्किलिंग में और नॉलेज में निवेश करिए, नॉलेज और स्किल में निवेश करिए, और फिर उसको प्रैक्टिस करिए। KSP मॉडल होता है, नॉलेज स्किल प्रैक्टिस, नॉलेज स्किल प्रैक्टिस। तो मुझे जिस चीज़ का शौक है, ज़रूरी नहीं है कि मुझे फॉर्मल एजुकेशन ही चाहिए, मुझे कोई पब्लिक एग्जामिनेशन ही करके आऊँगा तभी आगे बढ़ूंगा। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि लोग आज कंपनियां चला रहे हैं जिसमें वो बड़े प्राउडली कहते हैं आगे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि मैं यहाँ पर उन लोगों को हायर करता हूँ जिन इंस्टीट्यूशंस के एंट्री पे मुझे अंदर नहीं जाने देते, मैं कई बार फेल हो लिया। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भैया ये एग्जाम अपने बस का नहीं है, पर मैं कहीं और सोच सकता हूँ। मेरे दिमाग में उद्योगपति वाली सोच है, मैं एंटरप्रेन्योर बाय नेचर। मुझे एकेडमिक नहीं समझ में आ रहे, मैं बिजनेस समझता हूँ। तो बिजनेस की सोच पे जाओ, उसके लिए नॉलेज लो, उस बिजनेस के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए नॉलेज लो, उस पर स्किलिंग करो। फॉर्मल एजुकेशन को कहीं बांध मत बना लेना अपने लिए कि जब तक ये नहीं पार करूंगा तो नहीं पहुंचूंगा। ऐसे कई एग्जांपल हैं। तीसरी चीज प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिकल चीज होती है, क्योंकि कई बार कहते हो फॉर्मल एजुकेशन में एक बहुत बड़ी बात होती है कि जिस तरह के लोग आके आपके साथ शेयरिंग करते हैं, जो माहौल होता है, जिस तरह के लोग आपके आसपास होते हैं, वो इस चीज़ को उजागर करते हैं, आपको एक तरह से एम्पावर करते हैं, सशक्त करते हैं। लेकिन जब आप खुद ही अपनी ये पढ़ाई लिखाई स्किलिंग के बारे में सोच रहे हो तो शायद आपको वो ऊर्जा आसपास से नहीं मिल पाती है। तो आपको ढूंढना है, एक मेंटोर बनाना है, कोच ढूंढना है कि आपके खेमे में कौन लोग अच्छे हैं, किसी को फॉलो कर रहे हैं आप, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, इसको रिसोर्सफुल होना कहते हैं। समय खराब नहीं कर रहे, तैयारी कर रहे हैं जीत की। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर आपने फॉर्मल एजुकेशन मिस भी कर दी है, एक सेकंड के लिए भी कोई रंज मत रखना। बड़े सारे चैंपियन निकल के आए हैं बॉस, वहाँ से आगे भी निकलेंगे। बस ये करना है कि अपनी जो रेलिवेंट फील्ड है जिसमें आपको समझ में आ रहा है आप कुछ करना चाहते हैं, उसमें नॉलेज ज़रूर एक्वायर करिएगा, किसी माध्यम से भी करें। आजकल बड़े सारे प्लेटफॉर्म हैं, स्किलिंग भी करिएगा, और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इंटर्नशिप्स करिएगा, उन कंपनियों में जाके काम करेंगे, उन लोगों के साथ जुड़िएगा। आप कभी भी फ्री में काम नहीं कर रहे होते, कुछ सीख रहे होते हैं। मत सोच लेना कि इसमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप कहीं पीछे हटेंगे नहीं। क्या बात है, गेम तो सारा सोचने का ही है कि एक ने सोचा कि मैं फ्री में काम कर रहा हूँ, दूसरे ने कहा कि मैंने ज्ञान लिया। एक सवाल मुझे बड़ा तेज़ी से मेरे दिमाग में घुमा। आप 1991 में IIM से क्वालिफाइड है ना? जी। अब एक बात बताइए कि ऐसा क्या IIM और IIT में है कि आप लोग वहाँ से निकलते हैं और पूरी दुनिया घूम लेते हैं, पूरी दुनिया में नेतृत्व करते हैं, और दूसरे किसी कॉलेज या दूसरे किसी ऐसे यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेकर के निकलता है तो वो उस तक नहीं पहुँच पाता है? आपने एक बात की थी ऊर्जा और साथ की, तो ये IIM और IIT जैसी चीज़ें कैसे, या तो वो क्रीम बच्चों को लेकर के क्रीम निकालती हैं या फिर कुछ ऐसा है जो डेवलप करती हैं, तो ये फ़र्क कहाँ आता? क्योंकि आप 1991 के IIM से हैं, ये मैं शुरू में परिचय करवाना भूल गया था, इसलिए मुझे क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ा। तो कितना रोल होता है इसका जीवन में भी?
देखिए ऐसा है, मैं आपको हर चीज़ ना कोशिश करूंगा कहानी से जोड़ूंगा, कि मुझे कहानियां ही आती हैं। नहीं, अच्छा है, दर्शक समझ पाएगा। देखिए यूसेन बोल्ट जो है दुनिया के सबसे तेज धावक हैं। हाँ। आज तक के सबसे तेज धावक एवर, फास्टेस्ट ह्यूमन। हाँ। 9.58 सेकंड में 100 मीटर खत्म किए थे। कोई कोशिश भी मत कर लेना भैया। वो कहते हैं ना, जोखिम वाला कहते हैं ना, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, ये डेंजरस है भाई, ये वाले स्टंट मत ट्राई करना, है ना। तो कोशिश भी मत करना उस तरह से वो भागे। एक तरह से कोशिश जरूर करिएगा, उनसे तेज भाग सकते हैं तो भाग गया। वो आज भी क्या करते हैं, उनकी प्रैक्टिस का क्या फॉर्मूला है, वो अपने साथ पीयर ग्रुप, अपने साथ के उन धावकों के साथ प्रैक्टिस करते हैं जो कि उनको चैलेंज कर सकें असली फील्ड में, असली कुरुक्षेत्र में, असली रेस में। ओके। घड़ी के साथ नहीं भागते, एक्चुअल लोगों के साथ भागते हैं। फर्क क्या आता है? फर्क यह आता है कि वो एक भी रेस में, क्योंकि जब कोई साथ में भाग रहा होता है, ध्यान देना, जब साथ में कोई भाग रहा है ना, उसकी एनर्जी है, वो दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, मुझे और तेज भाग रहा हूं। आप घड़ी से तेज नहीं भाग पाओगे। घड़ी को देख नहीं रहे हो, फील नहीं कर रहे हो, महसूस नहीं कर रहे हो। तो इन इंस्टीट्यूशन में होता क्या है, जब आप एंटर करते हो, जाते हो, क्लास में बैठते हो, एग्जाम मतलब माहौल है ना, वो रेड ब्रिक बिल्डिंग्स बोलते हैं ना, उस बिल्डिंग में क्या ऊर्जा है यार, ये 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। नालंदा में ऐसा क्या है, ऊर्जा है। उन ईंटों में ऐसा क्या है, वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है, वो एक्सपीरियंसेस हैं जो एक तरह से एनर्जी देते हो। तो जब आप इन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, IIT IIM जैसे, तो पहले ऑफकोर्स भैया निचोड़ के लेके आते हैं, एकदम ऐसे निचोड़ दिया, गन्ने का रस निकल रहा हो, सोच लो। पहले वाले 1-2 बार में तो खर 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 निकलता है ना, उसके बाद निचोड़ के वो डालता है दूसरी तरफ से, मशीन भी ना ऐसे जोर लगा रही होती है, उसके बाद नींबू आखिरी बार में ऐसे मोड़ता है, मोड़ के नींबू डालता है, अब एंड में ऊपर नींबू का तड़का जाता है, फिर टेस्ट बनता है, ऊपर जो झाग आ जाती है थोड़ी सी, वो एंड का जो निचोड़ है ना दोस्त, वो ये निकल के आ रहा होता है एंड में। तो आप जब आसपास इतने सारे लोगों को देखते हो जो आपसे काबिल हैं, तो वो आपको हम्बल भी बना देते हैं। वो आपको धरातल पे लेके आ जाते हैं। कभी मैं सोच रहा हूँ अपनी उड़ान भर रहा हूँ, अपना अकेला बैठा हुआ 4 लोगों में, कॉलोनी का, या आप तो हीरो हैं, कोई ना टच कर रहा हमको। कहते भैया जरा नीचे आ जा, 50 और हैं तेरे जैसे। एक्चुअली 50 नहीं 500 हैं। अबे 500 नहीं 5000 हैं। फिर आदमी कहता है यकीनन ये तो फिर कुछ करना पड़ेगा भाई। ऐसे हो जाता है आदमी, तैनात हो जाता है। तो बड़े सारे यार, भागना पड़ेगा, इसमें अगर जीतना पड़ेगा तो और तेज भागना पड़ेगा। तो भैया रोज प्रयास करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी जीत की, बैठे बैठे नहीं जीत जाएंगे। तो ये माहौल बना देती हैं दीज इंस्टीट्यूशंस, ये माहौल बना देती हैं कि आपको अपने से आगे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाओगे। वो एंट्री पे, सिर्फ एंट्रेंस पे एडमिशन होके या इसकर बैठ के ठाठ से, तो भैया कोई नौकरी देने नहीं आएगा 2 साल के बाद। सोचते ना, चाहे प्रीमियर MBA हो, चाहे प्रीमियर IIT इंजीनियर हो, कुछ भी हो, इन सब की फिर क्योंकि भिड़ंत होगी, फिर इनमें से किसी को लेके जाएंगे, वो तैयारी कराते रहेंगे, असाइनमेंट होगी, प्रेजेंटेशन होगी, हर बार भिड़ेंगे, अंकों के लिए भिड़ेंगे, नंबर के लिए भिड़ेंगे। कंपटीशन, जोश, जज्बा, जुनून, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें लेके आ जाती हैं आपके कैरेक्टर के अंदर। तब जाकर के आदमी बनता है और उस आदमी को मार्केट चुनता है। हाँ? एक बात बताएं, ये सवाल सीधे आपसे इसलिए कि क्योंकि जब आप CEO रहे हैं अलग अलग कंपनियों में, तो आपने ये तय किया होगा कि किसकी सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, कितने % बढ़ने चाहिए। जी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जीवन में जो 10 साल 15 साल काम कर लेते हैं और 25 से 30 या 30 से 40 के बीच अटके रहते हैं, 20 से काम करके। तो वो कौन से मानक होते हैं, वो कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनको आप लोग उसी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, भाई ये आदमी इससे ऊपर के लायक नहीं, जबकि उसने 15 साल का अनुभव लेकर के बैठा हुआ आपकी कंपनी में, उसके बाद भी आप ब्रैकेट बना देते हैं, भाई ये इससे बाहर का आदमी नहीं है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो जो इसके बाहर जाना चाहे वो दायरा कैसे तोड़े? तो इसमें 2 सवाल है कि वो कौन से लोग हैं जिनको आप लोग सीमित कर देते हैं जब सैलरी की साइन चलाते हैं तो, और अगर उससे बाहर निकलना तो क्या करें? देखिए ऐसा है कि आज की डेट में कोई भी, मैं एक सोच पे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सोच के बारे में बात करने लगा हूँ सारे प्रोफेशनल्स के लिए, करियर्स के लिए, कंपनियों में जो लोग काम करते हैं, जो सैलरी में अटके पड़े हैं उनके लिए, वो ये है कि आपकी सैलरी, आपकी ग्रोथ, आपका करियर, ये तय है, इस चीज से नहीं बनेगा। किस चीज से? कितने साल से काम कर रहा हूं। अच्छा, नहीं बनेगा बॉस। ओके। ये किसी मेजरमेंट में नहीं लिखेगा। कोई कंपनी जो एक्चुअली बढ़ रही है, प्रोग्रेसिव है, कहीं पे कि कितने साल से कंपनी में काम कर रहे थे इसलिए कितना इनको रेज देना चाहिए, कतई नहीं। कतई नहीं, क्योंकि कोई एंटाइटलमेंट नहीं है, एंटाइटलमेंट नहीं है। ये कोई बैज नहीं दे दिया आपको। लॉयल्टी का अलग चीजें होती हैं। लॉयल्टी, आप 15 साल कंपनी में रहे, 15 साल के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिला,
फैमिली के साथ कहीं छुट्टी मिल गई, लॉयल्टी भी है, इंपॉर्टेंट है, 5 साल पे कुछ मिला, 10 साल पे कुछ मिला। रेम्यूनरेशन, ग्रोथ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट नहीं भाई, वो एक ही चीज पे नॉर्मली तय होती है, एक IMPACT, ओके। इम्पैक्ट। भाई आपने पूरे साल जो मेहनत करी उससे क्या निकला, कंपनी में क्या निकला। अगर आप लीडर हो, सीनियर हो, बिजनेस की ग्रोथ हुई, इतना प्रॉफिट बढ़ा, लोगों की ग्रोथ हुई, एट्रिशन कम हो गया, अच्छे लोग रुकने लगे, आपकी टीम में स्थिरता आई, क्लाइंट्स ने आपको सराहा, आपके लिए फीडबैक दिया, कंपनी का बिजनेस आगे बढ़ा। इम्पैक्ट क्या था, तो उस कहानी मत दो। सर मैं तो सर आपको पता ही है, सर्वे सर आपको तो पता ही है बहुत मेहनत करी सर आपने, रात दिन सर। देखिए वैसे तो पसीना आ नहीं रहा लेकिन सूख गया है। इसके लिए कोई नंबर नहीं मिलते सर, इसके लिए कोई रेज नहीं मिलता है। 7-8% में फंसे रह जाओगे, महंगाई भत्ते के पीछे रह जाओगे, लाइन में सबसे नीचे रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आप इम्पैक्ट पे फोकस नहीं कर रहे थे। जी हुजूरी भी कर लेते हैं कुछ लोग, थोड़ा बहुत बॉस बचा लेंगे, आखिरी में नैया पार लगा देंगे। सर वो वाले भी ना बहुत किस्से कहानियां कम रह गए। अब बड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी चलेगी जहां भी चलेगी, मोस्टली कंपनीज में अगर मेरिटोक्रेसी फॉलो करते हैं तो वहां पर तय है इम्पैक्ट होता है कि मैंने क्या इम्पैक्ट किया, और उसके बारे में स्टेटमेंट लिखवाते हैं अच्छी कंपनी। आपका साल खत्म हो गया, आप अपना इम्पैक्ट स्टेटमेंट लिखिए, बताइए श्रीमान सर्वेश जी, आपने कहा कि आपका साल खत्म हो गया, अब आप हकदार हैं इंक्रीमेंट के। तो बताइए सर, थोड़ा बताइए ना हमें भी कि वो गेम क्या रही आपकी। तो आप बताएंगे जी मैंने ये 4 चीज़ें करी, इनसे कंपनी को बेनिफिट हुआ। तो इम्पैक्ट के ऊपर अगर आपका ध्यान रहेगा, अगर नज़र हटी दुर्घटना घटी, यहाँ से नज़र हटी दुर्घटना घटी, फिर होगा यही कि ऐसे जाके बैठेंगे, सरली चिट्ठी मिलेगी, उसमें पता चलेगा 7%। अरे भाई हम तो इतनी मेहनत किए थे, रात रात को जागते थे, वीकेंड पे आते थे, घर वालों को पीछे छोड़ के जाते थे, फिर क्या हुआ सर, इम्पैक्ट क्या निकला सर, वो कुछ क्लियर नहीं है। तो हमें भी क्लियर नहीं था भाई इसलिए 7%, इसीलिए 7% महंगाई भत्ता, इन्फ्लेशन जिंदाबाद। तो इसलिए इम्पैक्ट मेरे रोल में हमेशा फोकस रखिएगा, मैं कहाँ पर अपनी काम से, अपनी मेहनत से कंपनी में कुछ ऐसा कर पा रहा हूँ जिसके बारे में मैं आगे व्याख्यान कर पाऊंगा, उसको बता पाऊंगा, और इसके ऊपर कंपनी की नज़र रहती है। इसको नॉर्मली लोग KPI भी कहते हैं कंपनीज में, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे। तो अपने KPI पे नज़र रखना, नहीं तो फिर साल के बाद कहानी हो रही होगी, वही 7-8% आपके पीछे वाले, पीछे मतलब कम एक्सपीरियंस वाले आगे निकल जाएंगे। और मैंने देख रखा है, बथेरा देख रखा है, बहुत देख रखा है, क्योंकि कोई रूल नहीं होता फिर उनके लिए। उनको 40% भी मिल जाएगा, 30% भी मिल जाएगा, आप 5 या 7 पे बैठे रह जाएंगे और वो आगे निकल जाएंगे। इसीलिए आप इसको कुरुक्षेत्र कहते हैं। एक कुरुक्षेत्र को थोड़ा डिफाइन करिए ना, क्यों आप बार बार इसको बिजनेस को कुरुक्षेत्र कहते हैं? देखिए ऐसा, मैं उसको एक तरीके का एक रिप्रेजेंटेटिव मानता हूँ, उसका प्रतिनिधि मानता हूँ, उसको दिखाता है उस तरीके से कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे मैंने काम किया ही नहीं, मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड पता ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ मैंने 1 लाख से ज़्यादा घंटे कुरुक्षेत्र में निकालने हैं। कुरुक्षेत्र का मतलब यह है कि अगर आप अखाड़े में खुद धरातल पे नहीं उतरे हो, तो हवा में बैठे बैठे कॉर्नर रूम में आई एम द डायरेक्टर ऑफ सेपिएंट इन इंडिया एंड ना भाई ना, धरातल पे उतरे थे, प्रोजेक्ट देखा था, कोडिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं, देखा था कि डेवलपर कोडिंग कैसे करता था, प्रोजेक्ट कैसे डिलीवरी होती थी। आप $5-10 मिलियन की डील करने ब्रिटिश एयरवेज में बैठ के सोते हुए चले गए थे और सुबह उठे थे, लंदन पहुंच गए और आपने सोचा आज $5 मिलियन की डील मैं निबेट के आ जाऊंगा। नहीं भाई, मेरे सामने अगर जो आदमी बैठा है जो 30-40 करोड़ रुपए लगाने वाला है एक प्रोजेक्ट के ऊपर, मुझसे 700 सवाल पूछेगा और उनके जवाब मुझे आने चाहिए। सर मेरे साथ 50 लोगों की टीम नहीं जा रही, सेना नहीं जा रही। तो कुरुक्षेत्र का मतलब ये कि मैंने भी भाला उठा रखा है, तीर कमान उठा रखा है, मैं भी चैरिट पे बैठा हुआ भैया, रथ पे बैठ के गया तो मुझे पता है गेम कैसे चलेगी। तो आप जब कुरुक्षेत्र में उतरते हैं तो सर्वेश भाई एक एक चीज को अपने हाथ से करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता चाहे मैं जनरल हूं, जनरल पैटर्न होते थे। बड़ी प्यारी कहानी बताता हूँ, साथ ही में कुरुक्षेत्र की बात करी, पैटर्न टैंक है एक बड़ा फेमस, कोई जाके गूगल करके देखना, पैटर्न टैंक, जनरल पैटर्न थे यूएस के, उनके नाम पे बना हुआ है। इतने सारे जनरल हो लिए, इतनी लड़ाइयाँ हो गई, एक ही आदमी के नाम पे टैंक बना है। टैंक इसलिए बना था, क्यों? वो प्रसिद्ध थे। वो टैंक के ऊपर चढ़ के आगे और पीछे पूरी इन्फेंट्री और पीछे फोर्स,
जब कहीं हमला करना होता था सबसे आगे होते थे। वरना जनरल साहब क्या कहेंगे, मैं तो पीछे आर्मर्ड कार में आऊँगा भाई, आगे जाके फौजी जाएगा, देखेंगे गोलाबारी ना हो जाए कहीं, सर आप पीछे आइएगा, आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करके। कहा था ना 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 ना, मैं आगे चलूँगा, मैं देखूँगा इन्फेंट्री वाले का कैसे चलता है, फौज कैसे आगे बढ़ती है। तो जब आप कुरुक्षेत्र में उड़ जाते हैं तो सर फिर आपका जीत निश्चित है। तो इसलिए मैं इस एक्सपीरियंस को मानता हूँ, ये लर्निंग है, सीखा हूँ यहाँ पर हर तरीके से, हर बार, हर रोल में, हर कंपनी में मैंने वो तमका, वो टाइटल कभी नहीं अपनाया कि CEO है जो भी है, लेकिन हाँ उसकी मर्यादा रखने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है, इसलिए हर बार धरती पे उतरा हूँ। पिछले सवाल से एक चीज़ मेरे दिमाग में कौध रही है। कॉर्पोरेट में 3 शब्द लेता हूँ, ये आज के डेट में कैसे काम करते हैं और क्या ये एक मिक्स लीडिंग वो बन गए हैं। आप जब ये कह रहे थे कि आप किसी कंपनी के प्रति वफादार हैं, आप मेहनत करते हैं, ऑनेस्ट हैं और लॉयल हैं, तो क्या कंपनियां इसके लिए कुछ मायने, मतलब कंपनियों के लिए ये मायने रखता है या उस एम्प्लॉइयों के लिए मिसलीडिंग शब्द हैं ये तीनों? नहीं, देखिए आज भी बीइंग ऑनेस्ट और लॉयल, मतलब लॉयल्टी की वैल्यू है, क्योंकि फैक्ट ये भी है, क्योंकि उसकी कॉस्ट रिलेटेड उससे सबको पता चल चुका है। आज की डेट में क्या है, पहले होता था ना बाहर से टैलेंट खरीद लो, अच्छा आदमी लेके आ जाओ। भाई मैं सीनियर मैनेजमेंट में किसी को लेके आना चाहता हूँ, आज 1 करोड़ रुपए की तनख्वाह सपोज मेरे कंपनी में मैं किसी को दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं किसी को 1.5 करोड़ रुपए देके बाहर से लेके आ जाऊंगा, बहुत तैयार होगा एकदम, पहले दिन भाग लेगा, कुरुक्षेत्र का जनरल होगा, जनरल पैटर्न होगा भैया, दौड़ेगा पहले दिन आते ही। तो कंपनियां ये करती थी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी ग्रोथ करने के लिए हम कहते हैं लैटरल मतलब शुरू से नहीं आए, हमने एक अच्छे लेवल के ऊपर बाहर से ही मार्केट से किसी को ले लिया। ठीक है। अब ये सोच बदल रही है दोस्त, लोग कहते हैं बाहर से लेके आते हैं, सेटिंग नहीं बैठ रही, ट्यूनिंग नहीं बैठ रही। ओ भैया ट्यूनिंग नहीं बैठी, 1.5 करोड़ का आदमी था, 3 महीने में 37.5 लाख रुपया खा गया। हम ट्यूनिंग करते रह गए, वो 15 आदमियों की फौज का खाना खा गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना। तो कहते हैं देखो जो अंदर कंपनी में लोग रहे हैं, एक तो क्या है उनको रीट्रेन नहीं करना, कल्चर के बारे में नहीं बताना, ओनर के बारे में नहीं बताना, कंपनी की विजन मिशन के बारे में नहीं समझाना, लोगों को जानते हैं बेनिफिट होता है, तो कोशिश करते हैं कि लॉयल्टी वहाँ पर आ जाती है कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जहाँ तक हो सके उनको ग्रोथ दीजिए, उनको मौका दीजिए, बाहर से मत टैलेंट लीजिए। तो ये भी एक सोच बनती जा रही है, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज की टीम्स हैं और जो फाउंडर्स हैं उनको समझ में आ रहा है कि इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट होती है रिलेटेड, कि वो आता है एक्सपेरिमेंट करता है, वो तो एक्सपेरिमेंट करके चला जाता है, वो फिर कहीं और किसी और कंपनी का जनरल पैटर्न बन जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ से चला जाएगा। तो इसलिए लॉयल्टी की वैल्यू है, अगर आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसका बेनिफिट मिलता है। ये बड़ी बात है कि आप वहाँ पे हैं और अच्छा काम कर रही हैं, मतलब हैं ये ठीक है, लेकिन अच्छा भी काम करना होगा, नहीं तब तो 7-8 वाले में फंसे रह जाओगे तो। अच्छा, एक नाम आपने लिया ह्यूमन रिसोर्स, HR। किसी भी कंपनी का वो डरावना चेहरा जिससे आदमी डरता है, और ये HR आप लोगों को रिपोर्ट करता है। कुछ सवाल मैं ना आपसे जानबूझ के पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके अलावा कोई और जवाब नहीं दे पाएगा। यहाँ कोई बिजनेस डेवलपमेंट वाला आएगा या बिजनेस का एक्सपर्ट आएगा ना, तो वो इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। आप इसलिए दे पाओगे कि ये आदेश आप लोगों ने HRों को दिया है जी। आप अपनी कंपनी में भी अपने HR को देते होंगे। वो कौन सा कॉर्पोरेट का एक रूल होता है जिसको HR छिपा ले जाता है, जो बताता नहीं एम्प्लॉइयों को, जो बाद में निकल के आता है? मैं जानता था कि ये आप इस पे सोचोगे कि यार, क्योंकि इससे पहले भी अब जाने कितनी कंपनियों के CEO रहे हैं जी। हर साल एक लिस्ट तो बनती होगी, हर साल HR ज्वाइनिंग तो देता होगा जी। तो वो कौन से ऐसे कॉर्पोरेट के नियम है जो HR नहीं बताता शुरू में अपने लोगों को? देखिए पहले तो मैं एक धारणा को पहले ही फिक्स कर दूं कि मैं खुद इसका, मेरे मुंह से निकला, मुझे क्षमा याचिका वो, कि मैं कहता हूं कि हमें HR यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस आर नॉट रिसोर्सेज। पहली चीज, ठीक है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? एसेट्स है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, जो भी है। मैं इसको पीपल स्ट्रेटेजी कहता हूँ नॉर्मली, कि लोगों के विषय में सोचना। पीपल स्ट्रेटेजी, लोगों के विषय में सोचना, ये वो टीम है। तो हम ह्यूमंस को रिसोर्सेज ना समझें। इसमें क्या होता है कि कोई ऐसी सोच नहीं है, कोई धारणा नहीं है कि हमें एक ये रूल नहीं बताना है, पर क्या होता है कमिट नहीं करता है नॉर्मली पीपल स्ट्रेटेजी में एक बड़ी, क्योंकि उनको भी एक ऊपर से ही कहीं ना कहीं आदेश आया होता है ना, कि भाई देखो ऐसा है, किसी भी तरीके से किसी को भी ग्रोथ को लेके, चाहे रोल को, चाहे इंक्रीमेंट्स को, प्रमोशंस को, मतलब वो ऐसे ना, ऐसे अंदर छुपा के रखा हुआ है कि आदमी एंड तक सोचता रहे, भागता रहे, दौड़ता रहे, लेकिन कहीं पर भी गलती से भी ये गलती ना हो जाए कि वो
किसी को ऐसा थोड़ा हल्की सी भी कमिटमेंट देती कि भैया ऐसा है, इस बार के एनुअल प्रमोशन साइकिल में हो सकता है सर्वेश जी कि आपका नाम आ जाए, इतना भी नहीं करना। बिकॉज क्या है, उनकी सोच यही होती है कि दो तरीके से होते हैं। एक तो कि हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर 2 प्रमोशन होनी है टीम में, 3 होनी है, तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंड तक भागते रहें, धावक एंड तक भागता रहे, उसको ये रहे कि आई एम रनिंग फॉर इट, आई एम गनिंग फॉर इट, मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो वो चाहेंगे कि अगर 10 घोड़े हैं अच्छे तो 10 के 10 भागें, किसी को भी हवा भी ना हो कि यार मुझे लग रहा है ये तो इस बार गेम जीत गए, क्योंकि फिर क्या होगा, बाकी 8 या 9 को पता चल गया सर्वेश भाई का पत्ता गोल हो गया, तो 9 भागना बंद कर देंगे। भैया यूसेन बोल्ट तो जीत ही रहा है, ये तो जीत ही रहे हैं, तो बहुत सारा भाग के नंबर 2 पे क्यों आना? हम तो वहां खड़े ही नहीं होंगे पोडियम पे। भाई एक आदमी को प्रमोशन मिलना है, 10 लोग भाग रहे हैं, 9 को पता चल गया इस आदमी को मिलना है, 9 ने भागना बंद कर दिया। और अकेला जो था अब उसने भी शायद अपनी स्पीड धीरे कर दी, उसने कहा 9 तो भाग नहीं रहे, तो मैं क्यों इतना जोर लगा रहा हूं। पूरा माहौल बदल गया मेरिटोक्रेसी के अंदर, और उस पूरी की पूरी भागम भाग में, उस ऊर्जा, उस एनर्जी में एकदम से गिराव आ गया, ड्रामेटिक गिराव। आउटपुट क्या है, वही है, एक आदमी को मिला, उतना ही निवेश करा, उतने पैसे बढ़े, लेकिन आपका आउटपुट एज ए कंपनी बहुत कम हो गया, क्योंकि उन लोगों ने भागना बंद कर दिया। तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल एंड तक, जब तक फोटो फिनिश ना हो जाए, कहते हैं ना, देखते हैं ना कि छाती आगे, किसी का पैर, किसी का अंगूठा दिखाते हैं, जब रेस खत्म होती है, घोड़दौड़ में भी देखोगे तो कई बार क्या होता है, एकदम पास होते हैं, तो वो ना उसका 0.01 सेकंड पॉइंट, वो पूरे के पूरे फ्रेम आ रहे होते हैं कैमरा के, कि नहीं सर पहले किसका चिन्ह लगा, लाइन पहले क्या पार किया। वो चाहते हैं ऐसी फिनिश हो यार, सब जान माल मार के भाग रहे हो, फिर बताएंगे कौन है, इसलिए छिपा के रखते हैं। क्या बात है, बड़ा मज़ेदार। मतलब आपके साथ ये पॉडकास्ट करते हुए मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं कोई पॉडकास्ट करता हूँ। अमूमन आदमी जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे बोझिल होने लगता है, लेकिन हर एक सवाल, एक जवाब पे एक नई एनर्जी निकल के आ रही है। ये दौर स्टार्टअप का है जी। हर कोई बिजनेस करना चाहता है, जिससे भी मिलो, जो कॉलेज से पढ़ के भी निकल रहा है वो बिजनेस करना चाहता है जी। लेकिन कोई कैसे समझे कि वो बिजनेस मटेरियल नहीं है, उसे बिजनेस नहीं बल्कि जॉब में ही लीड करना चाहिए, जॉब में अच्छा कमाना चाहिए। यह हर व्यक्ति बिजनेस कर सकता है आपके लिहाज से, क्योंकि आपने 1000+ कंपनियों को मेंटरशिप दी है जी। तो आपको क्या लगता है कि कैसे पहचाने कौन बिजनेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? ये इसका कोई फॉर्मूला यकीनन नहीं है, लेकिन प्रयास करूँगा हैं अपने एक्सपीरियंस से। कुछ चीज़ें होती हैं वो ये माइंड और ये कनेक्शन की बात है, यहाँ से निकल के आती हैं। देखिए, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और कई बार आपको ऐसा लगता है ये मैं क्या कर रहा हूँ यार, किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। पर्पस, वो वाई जो समझ में नहीं आता है। एक तो होता है कि भाई मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कमाने की ज़रूरत है, मुझे घर चलना है, व्यवस्था है, सब कुछ है, परिवार है, जो भी है, ऑब्लिगेशंस है, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ, मुझे जॉब करनी पड़ेगी। क्लियर है ना, पर्पस वाई क्लियर होना चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए कि मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये लगे यार समझ में नहीं आ रहा मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, तो वो पहली निशानी है कि शायद आप, क्योंकि अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं जो आपको तनख्वाह देते हैं और आप खुश नहीं हैं इस अरेंजमेंट से, तो कहीं ना कहीं शायद आपके जहन में कुछ और है। तो सोचिएगा ज़रूर इसके बारे में, क्योंकि फिर वो पहली बार सवाल मैं करूँगा आपसे, अपने आप से पूछिएगा, क्या आप अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं, कि मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ये तो जो मैं देख रहा हूँ ना करते हुए, हर महीने आती है, वो 7 तारीख को तनख्वाह आती है, लेकिन वो खुशी एक दिन की होती है और बाकी 30 दिन में घिस घिस कर रहा होता हूँ। तो दैट इज़ द फर्स्ट सिग्नल कि क्या मैं कुछ और करना चाहता हूँ। पहला, अगर वाई क्लियर है क्यों कर रहे हैं, तो भैया इधर उधर मत हो जाना कहीं मेरी बात सुन के, कि ना मैं अपने आप को प्रेरित कर दिया, एकदम जोश चढ़ गया, कल सुबह जाते ही बोल दूंगा भैया 7 तारीख को सैलरी, 8 तारीख को बाहर। अरे सुनील सर का पॉडकास्ट देख के आया था, भैया हम भी बनेंगे एंटरप्रेन्योर। नहीं भैया, हम भी बनेंगे एंटरप्रेन्योर क्योंकि दिल मांगे मोर, इसका निकाल लो कोई और तोड़। है ना, तो ऐसे नहीं कर देना, एकदम क्रिएटिव मत हो जाना। तो वहां से सोच बनती है कि मैं कुछ अपना करूं। अब बात है कि मैं खुद अपना कुछ कर सकता हूं क्या, मैं क्या वो वैल्यूएबल बन सकता है, क्या उसकी आर्थिक वैल्यू, कैन इट बी मोनेटाइज, क्या उसकी आर्थिक वैल्यू बन सकती है। उसके तरीके होते हैं और हर किसी में बहुत सारा निवेश नहीं करना पड़ता। एक तो लोगों के दिमाग में है कि मैं ये गलतफहमी दूर करना चाह रहा हूं, हर कोई सोचता है अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो भैया गजब का आइडिया, गजब के पैसे, इसके बिना स्टार्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
उसके लिए एक फॉर्मूला देता हूँ। अच्छा। ऐसे रसायन शास्त्र की ना, केमिस्ट्री की लैब में चला गया एकदम, हाँ। ऐसे फॉर्मूला बन रहा है, कुछ कुछ साइंस का स्टूडेंट था, वहाँ भी गैस वैस बनती थी, एकदम से कुछ रंग बदल जाता था, तो वैसे दिमाग में भी एक आया। देखिए क्या है, अगर आपको समझ में आता हो कि ये एक मार्केट है, फर्स्ट 5 यक्के हैं, ताश में 4 होते हैं, 5वां मेरा वाला याद रखना कि पहली ताश है जिसमें 5 यक्के हैं, ठीक ऐसे, है। है ना, पंचकर्मा। ठीक है। हाँ, 5 बड़ा शुभ नंबर है। तो पहला है कि एक मार्केट में कोई एक प्रॉब्लम जो आपको समझ में आती हो बाहर से, क्योंकि कई सारे यहीं से निकले हैं। ओयो एग्जांपल था, रितेश भाई ने कहा भाई ऐसे मुझे नजर का, कोई कॉमर्स वाले आ गए, उन्होंने कहा जी ये प्रॉब्लम आ रही थी, कोई एयरबीएनबी वाला है, उसको यार ये वाली प्रॉब्लम आ रही थी। अलग अलग तरीके से होता है, कोई ट्रैवल वाले आ गए, मेक माई ट्रिप वाले आ गए, तो एक प्रॉब्लम नजर आती है, अरे ये एक प्रॉब्लम है, आम आदमी यार इससे जूझता रहता है। सो 1 मार्केट 1 प्रॉब्लम। ओके। इस एक मार्केट के अंदर ज्योग्राफिक हो सकती है, सेगमेंट हो सकता है, स्टूडेंट हैं भाई, उनको सबको ये दिक्कत आ रही है, मैं देख रहा हूं। एक मार्केट में एक प्रॉब्लम, उसके लिए एक ऑफरिंग, एक चीज मैं सोच रहा हूं, ये मैं बना सकता हूं, मैं बना सकता हूं, इसके बारे में सोच सकता हूं। चौथा, एक प्लेटफॉर्म, एक जरिया जिसके द्वारा मैं लेके जाऊंगा, मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा, पोर्टल बनाऊंगा, फ्लिपकार्ट पे जाऊंगा, learning.com पे जाऊंगा, किसी कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, कहाँ पे जाऊंगा, और उसको 1 साल शिद्दत से दूंगा। ओके। 1 मार्केट 1 प्रॉब्लम, 1 ऑफर, 1 प्लेटफॉर्म, 1 ईयर। आपको इसके विषय में सोचना पड़ेगा अगर आपको वाकई में ही कुछ बहुत वैल्यूएबल बनाना है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं अब मैं अपने ओन पे हूं, मेरा आइडिया, मेरी मर्जी, बाकी सब फर्जी हैं जी। अपने घर में हम ही सबसे अच्छे दर्जी, हमने बना लिया। तो एंटरप्रेन्योरशिप को कभी ये मत समझ लेना कि यार मैं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी, जो मन करेगा वो चलाऊंगा, मेरे को किसी और की जवाबदारी नहीं रह गई। तो इस चक्कर में अगर एंटरप्रेन्योर बनने हो तो तय है फेल हो गए। इफ योर वाई इज, अगर आपकी वजह यह है कि यार यहां कोई जवाबदारी नहीं है, यह भी उल्टा एक और बता देता हूं, सबसे ज्यादा जवाबदारी होती है एंटरप्रेन्योर की। आपकी जवाबदारी इतनी बढ़ जाती है आप सोच नहीं सकते। 7 तारीख को पैसे आते थे, अब 7 तारीख को जाएंगे दोस्त। हाँ, बात तो सही है। कराया भी जाएगा, दर्द होगी। हाँ। बिल जाएंगे, दर्द होगी, किसी और को पैसे देने पड़ेंगे, दर्द होगी। 31 तारीख से रात खराब होनी शुरू हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, क्योंकि 7 तारीख को लाइफ सेट होती थी सारी। ये ईएमआई इधर जाएगी, इधर जाएगी, उधर जाएगी, इधर जाएगी, उसके बाद 50,000 अपने बड़े टकाटक फिट, अपना 20,000 जेब में, SIP। अरे भैया बिल आएंगे इतने इतने, इतने तो आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप कभी इस चक्कर में मत ले लेना कि हम अपने खुद के नवाब बन जाएंगे, ठाठ होगा बॉस, कोई जवाबदारी नहीं होगी, सोए उठेंगे तन के। भाई आएगा कौन, पैसे कौन दे रहा है तुम्हारे को, कस्टमर कहाँ से लाओगे? पहले 10 कस्टमर को सोचते सोचते जिंदगी निकल जाती है लोगों की, पहले 10 कस्टमर। तो इसलिए उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। आइडिया अच्छा होगा लेकिन स्थिरता रखनी पड़ेगी, फॉर्म रखना पड़ेगा। ये नहीं भैया कि आज मन करा ये कर लिया, वो ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर मेरे पास भी आते हैं। मैं इसलिए हंस रहा था कि जो आप कह रहे हैं वो एक एक चीज़ मैंने फील किया है। जब हमारा शुरुआती दौर था तो कभी हम भी कहीं नौकरी ही करते थे जी। तो फिर कोई बंधन तो था नहीं कि इतना ही आएगा, इतने में काम चलाना है। वो कहते थे जितना चाहते हो उतना ही पैर फैलाओ जी। लेकिन जब हमने चाहता हो तो फाड़ फोड़ दिया और हमने कहा कि अब अपना ही हम सिलेंगे जी। तो सिलने और फटने का सिलसिला इतना चला कि आपकी एक एक बात मुझे याद दिला रही थी। एक सवाल जो आप कहा कि आपने बहुत कंपनियां देखी हैं, इसी से उठाते हुए कि 35 सालों में जी। आपने उन सारे कंपनियों में जो स्केल नहीं कर पाई या जो स्केल नहीं कर पाती हैं जी। उन बिजनेसों में क्या गलती देखते हैं जिसकी वजह से वो स्केल नहीं कर पाते, या उन फाउंडर्स में क्या गलती देखते हैं? सर फाउंडर ना, ये उनका, इसे कहते हैं बून और बेन। अंग्रेजी में मतलब ये है, बून मतलब ये एक उनको एक तरह का आशीर्वाद भी है, ये उनकी शक्ति है, और बेन मतलब यही कर्स बन जाता है, यही वजह बन जाती है ना आगे बढ़ने की।
बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और पर्सनल लगाव हो जाता है अपने बिजनेस के साथ और हर चीज़ के साथ ना, कि ये मेरा है, ये मेरा बच्चा है, मैंने इसको बड़ा किया था, ये मेरे साथ था, लिटरली लाइक 9 months मैंने इसको डिलीवर करा। माँ को भी 9 महीने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड वहाँ से काट के बच्चे को बड़ा होने पढ़ना देना पड़ता है, राइट। माँ भी अपने बच्चे को खेलने जाने देती है, जा बच्चों के साथ खेल, जा स्कूल में जा पढ़ाओ, जा खिल, जा बड़ा हो। फाउंडर बच्चे को बड़ा नहीं होने देते। ये प्रोसेस मैं पकड़ के रखूंगा, ये बेचने का काम मेरे पास ही रखो भाई, ये गल्ले में मैं ही बैठूंगा, कलेक्शन मैं ही देखूंगा, बड़े बड़े कस्टमर आएंगे बेचूंगा मैं ही। तो क्या होता है, वो एक ना इनसिक्योरिटी सी हो जाती है कि आज 5 करोड़ का काम हो गया, यहीं पे जाके अटकते हैं सर। और मैंने हजार लोगों की, 2,000 लोगों की, कई बार तो 25,000 लोग भी थे। एक बार इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर 30,000 है ना एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड करा था हमने एक इवेंट, 30,000 एंटरप्रेन्योर्स थे, देश का सबसे बड़ा फिजिकल इवेंट था एंटरप्रेन्योर्स के लिए। मैं कभी भी अगर पूछा ना कि सेल्स नहीं बढ़ रही हैं, हाथ खड़ा करें, बड़े सारे लोग खड़ा करते हैं, वर्किंग कैपिटल की जरूरत है हाथ, लेकिन एक सवाल पे जब मैं पूछता हूं अच्छे लोग मिलते नहीं हैं, सारे हाथ खड़ा करते हैं, 10,000 करोड़ वाला भी, 20,000 करोड़ वाला भी, अंबानी जी, अदानी जी, कोई भी आज होंगे बॉस। इन सबको अच्छे लोगों की जरूरत है। तो कहते हैं सर अच्छे लोग मिलते नहीं। फिर मैंने कहा अच्छे लोग मिलते हैं पर रुकते नहीं हैं, हाथ खड़ा करो, तो भी सारे हाथ खड़े। अरे वाह अजूबा, कुदरत का करिश्मा। क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि अच्छे लोग लेके आ जाते हैं, फिर क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा सर्वेश जी आप आइए कंपनी के अंदर, हम कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं, हम मार्केट में लेकर जाना चाहते हैं, आईपीओ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोगों को और भी फेस नजर आए, फैमिली बिजनेस ना लगे, कुछ प्रोफेशनलिज्म लेके आए, हम भी ग्लोबल कंपनी बने। सोच अच्छी होती है, लेकिन उनको लेके आ जाते हैं, उसके बाद कहते हैं ये सब तो करिएगा लेकिन ये मत करिएगा। तो बेचारा ऑफिस में आके बैठता है और आगे 30 दिन के बाद व्यथा में मुझे बोलते हैं, 60 दिन के बाद कई बार उनको जब मिलवा देता हूँ, ये कुंडलियाँ मैच करा देता हूँ अपने हिसाब से, उसके आगे बोलते हैं सर मतलब ये तो मैं, इसमें तो मुझे हाथ ही नहीं डालने दे रहे, तो मैं इम्पैक्ट कहाँ से लेके आऊँगा? तो गड़बड़ कहाँ हो जाती है सर? अच्छे लोग आते नहीं हैं, उनको ढूंढना पड़ता है, उनमें निवेश करना पड़ता है, उनको मौका देना पड़ता है। हम इसको बोलते हैं एल्बो रूम, ये जगह दीजिए, हेड रूम जगह दीजिए, सर मुझे काम करने की जगह दीजिए तो मैं कुछ करके दिखाऊं। मैंने हाथ बांध दिए और कहा भैया ऐसा जोर लगा, लड़ाई करके सर हाथ तो बांध रखे, अरे जोर लगा तेज भाग, फिर पैर भी बांध दिए, जोर लगा तेज भाग, पैर भी बांध रखे, हाथ भी बांध रखे, ऐसे ऐसे क्या करूंगा? समझ रहे हैं? बिल्कुल सी बात है। तो बिजनेस वहां अटक जाते हैं, ड्वार्फिज्म कहते हैं इसको, अटक जाते हैं। 5 करोड़ पे अटका पड़ा, 10 पे अटका, 20 पे, 50 पे, 100 पे, क्योंकि सोच मेरी ही रहेगी, चीज़ों को मैं कंट्रोल में रखूंगा। तो बहुत एक बड़ा इसमें होता है कि वो बच्चे को बड़ा होने दीजिए, सिस्टम प्रोसेस, पीपल प्रोसेस, इन चीज़ों में निवेश करिए। अच्छे लोग लेके आए जिनको आप लगे, चाहे फैमिली में से हों, अगली जनरेशन में से हों, जहाँ भी हों, मौका दीजिएगा उनको अपनी सुपरविजन में, अपनी मेंटरिंग में। लेकिन धीरे धीरे ये डेलीगेट करना पड़ेगा, कुछ मुद्दई चीज़ें अपने हाथ में रखिएगा, लेकिन डेलीगेट करके देना पड़ेगा अगली पीढ़ी को, लीडरशिप को, ताकि वो उस चीज़ को आगे लेके जा सकें। तभी भैया वो 2 का 20 और 20 का 2,000, 2,000 का 20,000 होगा। खुद करते करते तो फिर हाथ में पकड़ के रखें तो फिर ये होगा। लाला जी जिस दिन दुकान पे नहीं पहुंचेंगे, होता क्या 2 दिन बाद सर पेमेंट आनी बंद हो गई, माल क्रेडिट पे बेचना शुरू कर दिया, लोग ऑफिस से गायब हो गए, काम करना बंद कर दिया, कंपनी नहीं बनेगी, वो धंधा रह जाएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शनल रह जाएगा, एंटरप्राइज नहीं बनेगा। एक धंधा को बड़ा करने के लिए जी, उसमें पैसे की भूमिका कितनी होती है? क्योंकि बिना पैसे के तो धंधा बड़ा नहीं हो सकता। नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, पैसे से धंधा बड़ा नहीं होता। आपका क्या मानना है? पैसा मैं एक समझता हूँ एक तरीके से एक एनेबलर है, वो उसको हेल्प करता है, लेकिन पैसा मिलता किसको है? जो योग्य होता है, जो पोटेंशियल होता है। हाँ, निवेशक आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, हम कहते हैं ना कि मुझे पैसे की ज़रूरत है भाई, आईपीओ कर रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट जा रहा हूँ, वीसी के पास जा रहा हूँ, पीई के पास जा रहा हूँ, एंजल इन्वेस्टर के पास जा रहा हूँ, किसी के पास भी जा रहा हूँ, सीड फंड लेने जा रहा हूँ, सीरीज ए बी सी, ये क्या सब क्या है? पैसा लेने जा रहा हूँ ना, मान रहा हूँ ना पैसा लेने जा रहा हूँ, लेकिन पैसा मिलता किसको है? तो इसमें एक बहुत बड़ा गैप है आज की डेट में, और इसके बारे में बात कर लेता हूँ मैं जी। बिजनेस टू ब्रांड। ब्रांड क्या है कि बहुत सारे फाउंडर जो हैं आज की डेट में भी, जो मैं बताता हूँ, बिजनेस पे पैसा कौन लगाता है? बिजनेस पे कोई पैसा नहीं लगाता,
लोग जब पैसा करते हैं वो बेट लगाते हैं, किस पे करते हैं? फाउंडर पे करते हैं। ओके। यार आदमी कौन है, इनकी सोच क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कहां तक लेके आए, कहां तक लेके जाएंगे। ऑल इन्वेस्टर्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करती है फाउंडर क्या है, फाउंडर की सोच कैसी है, फाउंडिंग टीम कैसी है। क्यों इतना जोर लगाते हैं? क्योंकि वो डीएनए है कंपनी का, वो उस तरीके से काम होता आया है और आगे भी चलेगा, बदल नहीं पाएंगे आसानी से, तो वो डीएनए समझते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम बिजनेस तो बना लेते हैं लेकिन ब्रांड नहीं बना पाते हैं। हम अपने बिजनेस में 600-700 करोड़ का, 1000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, और कई आते हैं मेरे पास, आज भी आते हैं, सुनील जी हम ये आईटी ट्रेनिंग सोल्यूशंस की कंपनी है, हम बहुत बड़े हैं, हमें कोई जानता नहीं है। समाचार की देश में सबसे बड़ी कंपनी हमें कोई जानता नहीं है। सर हम जूते बहुत अच्छे बनाते हैं, सूरत में बैठे हुए, सर हमें कोई जानता नहीं है। सर हम जयपुर में बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग के चल रहे, सर मैं एनआईटी बनना चाहता हूँ, मुझे कोई जानता नहीं है। मैं फर्नीचर बना रहा हूँ, मुझे कोई जानता नहीं है। नोएडा में अभी एक उनके साथ काम कर रहे हैं। तो हम कहते हैं भैया आप फाउंडर हो, तो फाउंडर कनेक्ट, ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, अपने आप को सामने लेके आए, लोगों को बताएं, अपनी कहानी बताएं, क्योंकि लोग सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आपकी क्या जर्नी थी। ऐसा नहीं है कि पीयूष बंसल जी को आज लेंस कार्ट में आके कहीं पर जाकर बैठने की जरूरत, बताने की जरूरत है कि मैंने क्या कंपनी बनाई है, या रितेश अग्रवाल को या दीप कालरा को मैक मैट्रिम का कि भाई मुझे आके बताना पड़ेगा मेरी कंपनी क्या हो गया। 8-8, 10-10, 15-15 बिलियन डॉलर की कंपनियां बन गई, 1-1 लाख करोड़ के ग्रुप बन गए, कंपनियां बनी, क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी बात करते हैं। फिजिक्स वालों क्या जरूरत है, वो फिर भी बात करेंगे, बताएंगे, अपनी कहानी तो दोहराएंगे लोगों के सामने। वो इसीलिए करते हैं। एक फाउंडर की सोच, कनेक्ट बनता है, ब्रांड बनता है, ऑथेंटिसिटी होती है, लोग जुड़ते हैं, इमोशनली कनेक्ट होते हैं। जब इमोशनली कनेक्ट होंगे तो रैशनली परचेज करेंगे, खरीदेंगे, उस पर पैसा लगाएंगे। फिर चाहे इन्वेस्टर है, अच्छे लोग हैं, ये सब यहीं से आएंगे, लाइन लगाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। आपको ब्रांड बाजा बारात, पिक्चर थी बैंड बाजा बारात, बिल्कुल, ये नई वाली है ब्रांड बाजा बारात। बाजा और बारात तब बनेगा जब ब्रांड बना लोगे। तो कई बार लोग बिजनेस बना के, रेवेन्यू बना के सोचते हैं अब हम तो हो गए। अब यहाँ तक बातचीत हो गई ना, तो हमारा दर्शक एक सवाल सोच रहा होगा जो मेरे दिमाग में आ रहा है। वो सोचेगा यार बात तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। फाउंडर सोचेगा यार एक बार इस आदमी से मुलाकात हो जाती है, और जो बीच वाला होगा वो सोचेगा यार एक बार इनसे ना मुझको बात करने का मौका मिल जाता। तो क्या कोई ऐसा विंडो आपने खोल रखा है कि किसी कंपनी का मालिक आपसे मिलना चाहे, क्योंकि आप बहुत अल्ट्रा लोगों में डील करते हैं, आपकी खुद की भी कंपनी है, आपकी प्रोफाइल बहुत बड़ी है, कोई जाएगा तो देखेगा पूरा बॉलीवुड आपके साथ खड़ा है। आपके वेबसाइट पे मैं गया था, सारे एक्टर, एक्ट्रेस और बड़े बिजनेसमैन सब लोग आपके साथ हैं, मैंने देखा। तो जो लोग ये सोच रहे होंगे कि काश सुनील जी से हमें भी गाइड मिल जाए, वो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, दूसरे लोग, तो कोई ऐसा विंडो आम आदमी के लिए आप लोगों ने खोला है? सर ऐसा है, मेरा जो प्लेटफॉर्म है योर विन कोच, ओके, वो मैं वहाँ पर लोगों को अवेलेबल रहता हूँ, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी, हाँ, लिंक्डइन के माध्यम से भी, और मेरे पास बड़े स्नेह से लोग आते हैं। मैं हो सकता है वेशभूषा से भी आपको लग रहा हो कि कोई एक सर का ऐसा एंट्री लेवल होगा कि उसी में हिल जाएंगे। हाँ, तो ऐसा कुछ दर्दनाक नहीं है। मैं बड़े स्नेह से लोगों के साथ जुड़ता हूँ। टियर 2, टियर 3, टियर 4 से भी आते हैं मेरे पास लोग। 0 से 1 की जर्नी वाले भी आते हैं। अच्छा, हिम्मत करके आते हैं, कुछ साधन जुटाते हैं, हाँ, मुलाकात करके जाते हैं, फिर बहुत बड़ा बिजनेस बनाते हैं। हर चीज़ स्लोगन में आपके, तुकबंदी में। हाँ, तो माँ सरस्वती की कृपा है सर, और मेरे पिताजी को जिनको मैं अपना लाइफ कोच मानता हूँ। तो वो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मेरे लिए एक ही चीज़ होती है कि मैं सबसे पहले देखता हूँ बिफोर एनीथिंग एल्स, कमर्शियल है, एंगेजमेंट है, निवेश कुछ करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन उसमें क्या सब कुछ बिक जाएगा, गिरवी रखना पड़ेगा? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे लिए ना मूल मंत्र क्या होता है, मैं वहाँ पे समय लगाता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय एक चीज़ है जो लिमिटेड है। मैं वहाँ पर समय लगाता हूँ जहाँ मुझे जेन्युइनली लगता है कि एक भूख है, एक प्यास है, दिल में एक बड़ी प्यारी सी साफ सुथरी आस है, और कुछ खास है। तो मैं वहाँ पर जुड़ता हूँ, हाथ भी पकड़ता हूँ, पूरी जर्नी में भी लेके जाता हूँ। तो मैं लोगों के साथ लाइक अ एडवाइज़र, मेंटर, कोच, मित्र, साथी, कंपेनियन, कुछ भी समझ लें, जिस तरीके से स्नेह से बुलाते हैं मैं जुड़ जाता हूँ। तो मेरा योर विन कोच का जो मेरा प्लेटफॉर्म है, तो उसमें वो जुड़ सकते हैं, लिंक्डइन के माध्यम से भी आ सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आ सकते हैं, और उन लोगों के साथ मैं, उनको मतलब टीम होती है, बात करती है, कंसल्ट करती है। बड़ा छोटा सा मेरा एक, उसमें एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट होता है, डिस्कवरी। मैं एक डिस्कवरी सेशन रखता हूँ छोटा सा, ठीक है, 2 घंटे का होता है, ठीक है, और उसका कुछ एक
वैल्यू होती है। ठीक है। उसमें मैं फाउंडर के साथ, CXO के साथ, स्टूडेंट के साथ, पेरेंट के साथ, क्योंकि मैं अलग अलग चीज़ें करता हूँ। जैसे योरविन कोच की तरह मैं 3 चीज़ें, बिल्डिंग बिजनेस, शेपिंग करियर, सेलिब्रेटिंग लाइफ। बिजनेस बड़ा करना, बिल्डिंग बिजनेसेस, बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी होगा तो उसमें कैसे आपका हाथ थाम सकता हूँ, साथ दे सकता हूँ। शेपिंग करियर्स, करियर में फंस रहे हैं, अटक रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, स्टूडेंट हैं, एडवांस लेवल पे हैं, सी क्रॉसों में नहीं जा पा रहे हैं सर, 20 साल से वही 20-25 लाख में घूम रहे हैं, वो 1 करोड़ वाली में कैसे जाऊं। तीसरा, सेलिब्रेटिंग लाइफ, क्या बात जीवन है। में खुशी कैसे यार, रिलेशनशिप्स हैं, ये है वो है, परेशान रहते हैं, बाहर खड़ी है रोल्स रॉयस कहने को, है ना, और फार्म हाउस में बैठे हुए हैं, खुशी चेहरे पे नहीं है। मैं इन लोगों को मिल चुका हूँ, तो उनको बताता हूँ खुशी कहाँ से लेके आओगे। तो उसके लिए किसी भी तरीके से आप कहीं से भी आ रहे हो तो इन चीज़ों के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं एक डिस्कवरी सेशन रखता हूँ जिसमें मैं 2 घंटे में बात करके बात समझता हूँ, फिर आपको आइडिया देता हूँ कि इसमें आगे कैसे मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। वो डिस्कवरी होता है, उसमें मैं बहुत सारे सवाल करता हूँ और आपकी व्यथा को, आपकी परिस्थितियों को, आप कहाँ हैं, मैंने बताया था ना, पहले समझ लें आप हैं कहाँ जाना चाहते हैं, तभी रास्ता इख्तियार करेंगे ना, ताकि सही डायरेक्शन में पूरी स्पीड पे भागेंगे। मतलब बड़ा अच्छा हुआ कि मैंने बीच में पूछ लिया, क्योंकि कई बार मुझसे मेरा दर्शक शिकायत करता कि आप लेके तो बड़े अच्छे लोगों को आते हैं, बात भी अच्छी करते हैं, लेकिन आप जो है ना उनके बारे में बताते नहीं, मुलाकात कैसे होगी। तो कुछ डिटेल्स आप अपनी ऐसी दे दीजिएगा, क्योंकि अच्छी बात यह है कि आप कुछ बेचने के लिए मेरे साथ नहीं बैठे हुए हैं। बहुत से लोग आते हैं, अलग अलग चीज़ों का प्रायोरिटी होती है लोगों की, और ठीक भी है, बुरा भी नहीं है, लेकिन ये बातचीत करते हुए मुझे याद आया कि बाद में मैं भूल गया और दर्शक मुझसे बोलेगा तो कहाँ से मैं क्या दूंगा। तो आप कुछ डिटेल्स हमें दीजिएगा ताकि हम उसको शेयर कर देंगे और उन तक पहुंच जाए। और मेरी एक दरख्वास्त और भी होती है लोगों से, आदेश करें, कि जब मेरा कोई गेस्ट आता है और मेरे पॉडकास्ट से लोग वहाँ तक जाते हैं, तो जो मेरा दर्शक होता है, मैं हर गेस्ट से यही कहता हूँ कि कुछ उनके लिए ऐसा रखिएगा कि रियायत रहे। तो आपसे भी यही मैं गुजारिश करूंगा कि जब वो बताएं कि हम सर्वेश जी का पॉडकास्ट देख के आपके पास आए हैं, तो जो बेहतर हो सकता है वो करिएगा उनके लिए। इस पर भी कुछ अर्ज किया, अभी बना है जी, गर्मा गर्म। जी, क्योंकि सर्वेश जी आपके पॉडकास्ट पे आपके दर्शकों के साथ मिला है दिल, जी, इसलिए छोटा काटेंगे बिल। दिल है कि मानता नहीं, बिल है कि जानता नहीं। कितना ईमानदारी से बोले। चलो भाई, इस बार ये मत कहना कि कोई आया है हिडन कुछ बेच रहा है। सर, एक लिखा हुआ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ, पूछिए ना। क्योंकि ये बात तो हो गई कि आप तक पहुंचा कैसे जा सकता है, मैंने अपनी सिफारिश भी लगा दी। लिखा हुआ क्वेश्चन ये है कि पिछले पॉडकास्ट में किसी ने पूछा था कि एसेट लाइट ग्रोथ सुनने में सेक्सी लगता है, लेकिन लोग इसे कहाँ गलत समझ लेते हैं। जरा मतलब भी समझाइएगा और ये बात का सवाल का जवाब भी। दोबारा बताइएगा सवाल। उन्होंने लिखा था कि एसेट लाइट ग्रोथ सुनने में सेक्सी लगता है, लेकिन लोग इसे कहाँ गलत समझ लेते हैं। देखिए, ऐसा है, वो सेक्सीनेस वाली बात ये आती है कि एक तरीके का ना ये प्रलोभन लगता है। हाँ। कि जैसे अगर मैं भी कहीं जाता हूँ ना, जैसे इन्वेस्टर्स के पास जाता हूँ या किसी को हायर भी कर रहा हूँ, यू नो व्हाट, एसेट लाइट ग्रोथ, मतलब एसेट लाइट ग्रोथ का मतलब ये है कि भैया कम निवेश के अंदर ज़्यादा मजा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये सिर्फ सेक्सीनेस पे नहीं रह गया है। ये आपकी काल्पनिक चीज़ नहीं है, आजमाई हुई चीज़ है। अच्छा। हाँ, होता है एसेट लाइट ग्रोथ। अपने हाथों से कुरुक्षेत्र में करा है प्रभु, इसीलिए बता रहा हूं। क्या होता है, इसका मापदंड एक ही है कि रिसोर्सेज से नजर हटाइए, साधनों से नजर हटाइए, रिसोर्सफुलनेस पे जाइए। अच्छा। रिसोर्सेज नहीं, पैसा और लोग आ जाएंगे। सर, अगर आपने बिजनेस में 10 करोड़ और लगाया तो हम 100 करोड़ की स्पीड पकड़ लेंगे। अगर हमने 10 और लोग हायर कर लिए तो हम 100 और प्रोजेक्ट कर लेंगे। यू अंडरस्टैंड? हर चीज में ये अगर हम और लेके आ गए तो ये और कर पाएंगे। 3 फ्लोर अगर और बना लिए तो 100 लोग और बिठा लेंगे। ये रिसोर्सेज हैं, साधन हैं। ये लेके आके तो भाई कोई भी शायद कर लेगा। बुरा ना मानना, बेइज्जत नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगा कर रहा हूं। रिसोर्सफुलनेस क्या होती है? सर, हम 5 लोगों की टीम है, 50 लोगों का काम कैसे करें? सुरेश भाई, आप कितने लोगों को जानते हो जो इस तरीके के खेमे में हैं, जो लोगों को जानते हैं, जो लोगों को लेके आ सकते हैं, हमारे साथ जोड़ सकते हैं, हमारे कोई पूरी की पूरी मूवमेंट बन जाए यार, पॉडकास्ट के अंदर आए लोग, अच्छे लोग जुड़े। आपने कहा सर ऐसे 5-7 लोग मेरे जहन में आते हैं, उनसे मैं बात करता हूं, कहो यार मैं कुछ नया शुरू कर रहा हूं, दिल से शुरू कर रहा हूं, पूरा जद्दोजहद जुनून से कर रहा हूं, यार 5 लोग मुझे ऐसे चाहिए जो आके कहें सुरेश भाई संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। सर्वेश भाई ने 5 लोग लिख लिए, 5 लोग मैंने भी लिख लिए।
5 अनमोल ने लिख लिए। करते करते लिस्ट हो गई 25 लोगों की, 5 लोगों में। सर वो 25 लोग अब आपका नाम लेके जप रहे हैं कहीं बाहर, आपको पता भी नहीं है, सोते सोते कंपनी बढ़ रही है। क्या बात है सर, बड़ा अच्छा मॉडल बताया आपने ये। हम वो पहले 5 आदमी नहीं लिखते, हम क्या सोचते हैं 25 लोग अगर और लेके आ गए तो काम बढ़ जाएगा। रिसोर्सफुल बनना है। मैं किसी चीज में हुनर है, आपका किसी और में, तीसरे का किसी और में है। मैं अपने हुनर से, जैसे मैं स्टूडेंट्स के लिए भी कहता हूं कई बार, रिसोर्सफुल बनिए। मेरे एलुमनाई हैं, मेरे सीनियर थे, मैं उनको ढूंढ रहा हूं, उन पर पहुंच रहा हूं। जनरली नहीं, अपनी नौकरियों के लिए जगह ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा कि आई एम लखनऊ 1991। मैंने एक बैच, मैं बोलता हूं आज भी, मैं जाता हूं, मैंने आज तक कभी हायरिंग के लिए, मैं तो हायरिंग के बिजनेस में रह चुका हूं 15 साल। आई हैव बीन इन एग्जीक्यूटिव सर्विस रिक्रूटिंग, जो हाईएस्ट लेवल के ऊपर, जहां पर हमने 25,000 रुपये से लेकर 5 करोड़ का आदमी वहीं, हाँ जी, रखाए हुए हैं, लोगों के पास कंपनियों में दिए हैं 25,000 से लेकर 5 करोड़ तक के। पूरी प्रोडक्ट रेंज है सर अपने पास। इसीलिए तो इस तरह के सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। है ना? तो लेकिन क्या होता है कि रिसोर्सफुल होने का मतलब ये है कि क्या मुझे किसी कंपनी पर जाके ढूंढना पड़ेगा? नहीं तो मैं आज क्या करता हूं, मैं लिखता हूं कि गाइस आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू वेंचर, है ना, मैंने एक नया कंपनी शुरू करी है, द फॉर्च्यून कंपनी। अब इसके अंदर में ऐसे इस तरीके से आने वाले हैं, हम फ्रेंचाइजिंग बिजनेस करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं, करने वाले हैं। सर मुझे आई एम हायरिंग भी नहीं लिखना पड़ता लिंक्डइन के ऊपर। और जैसे लोगों को पता चलता, कुछ लोग पुराने जिन्होंने टीम्स में काम करें, कई लोग नौकरी छोड़कर योर विन कोच के लिए, नाम नहीं ले सकता, 1.5 साल पहले कहा कि सर 70-80 हज़ार रुपए के 1 लाख की नौकरी छोड़ के आपके साथ आके काम करेंगे। मैंने कहा नहीं भैया, गलती मत करना, आप लोगों की अपनी ऑब्लिगेशंस हैं, ज़रूरतें हैं। लेकिन रिसोर्सफुल का मतलब ये है कि मैंने कहीं पे जाके कोई ढिंडोरा नहीं पीटा, ये इकट्ठा नहीं करना शुरू कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कैसे कुछ लोग हैं जो इस बारे में लोगों को बता सकेंगे, तो उन्हीं में से कुछ लोग निकल के आ जाते हैं। उन्होंने मेरे साथ पार्ट टाइम करना शुरू कर दिया काम। हाँ सर, क्रिएटिव काम मैं देख लूँगा सर, बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता हूँ सर, कंटेंट बना के दे सकता हूँ सर, सोशल मीडिया आता है। देखते देखते घर भर गया, पता ही नहीं चला कब टीम बन गई और योर विन कोच खड़ा हो गया। जगह दे देते हैं लोग, दिल में, फिर ऑफिस में, और फिर जीवन में। तो आपकी शुरू वाली बात याद आ रही है मुझे, माइंडसेट। गेम तो उसी का है ना। तो मैं कभी ये सोच के नहीं निकलूंगा मैं अकेला हूं, हम 2 ही लोग हैं, कहाँ से शुरू करें? 2 नहीं है बॉस, 11 ऐसे नहीं बोल देते। हाँ। क्योंकि मैंने 2 वाली जर्नी भी शुरू करी थी आज से 20 साल पहले, जब पहली बार एंटरप्रेन्योर बना था। बड़ा ठाठ था, अमेरिकन कंपनी के कंट्री हेड थे सेपिएंट के, मैंने बताया ना, 1000 लोगों की कंपनी, टावर था 6 फुट का, 6 मंजिला, और अपना पूरा कॉर्नर ऑफिस, सब कुछ। घूमते फिरते थे, ब्रिटिश एयरवेज में जाते आते थे। एंटरप्रेन्योरियल बग काटा, हम भी एंटरप्रेन्योर बनेंगे। ऐसे ऐसे काटा, चुंबकीय आकर्षण हुआ, कट के पड़े नीचे। एक बेसमेंट में बैठे हुए थे, वसंत कुंज की धरातल के नीचे, आगे बेसमेंट में 2 लोग, बीन बैग 2 लैपटॉप, एक पेट जिसका नाम था टिम्मी। 20 साल पहले। हाँ सर, और बहुत सारी आकांक्षाएं कि कुछ करेंगे। यहाँ से शुरुआत करी थी, कभी ही नहीं सोचा था अकेले हैं। लिस्ट बनाई थी मैंने 63 लोगों की, CEOs, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, वो लोग जिनके साथ कभी ज़िंदगी में काम किया था, जुड़े थे, अच्छा काम किया था, दिल से करा था, अच्छी भावना से करा था। वहाँ से शुरुआत हुई थी, फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं। क्या बात है सर, आपके से ना एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन दिमाग में आया है। जब आपने बोला कि ब्रिटिश एयरवेज से घूमते थे, कॉर्नर की ऑफिस थी, ये सारी चीज़ें थीं। एक इंडियन तो आप वो भी थे। एक इंडियन वो आया जब धरातल के नीचे आए, पूरी दुनिया आपने घूम डाली। मुझे एक बात बताइए, भारतीयों ने कमाल किया है, सुंदर पिचाई से लेके, और तमाम लोग, सुंदर पिचाई का नाम इसलिए देखा कि आपको देख के मुझे उनकी याद आ गई। तमाम वो सारे लोग आज जो दुनिया में लीड कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम भारतीयों की जो मेंटल लिमिटेशन होती है ना, वो आपने क्या देखी पूरी दुनिया घूमने के बाद? जब आप भारत में आते हैं और एक बड़े हुजूम से मिलते हैं, तो वो कौन सी मेंटल लिमिटेशन है जो उसको परेशान करती है या रोकती है? सर कहीं ना कहीं वो आप ही के पहले गूढ़े सवाल में बात छुपी हुई है, और वो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना होना। ओके। वो सर ये भी ना कहीं हमारे 200 वर्ष के, वो सर कहीं ना कहीं DNA में आया है हमारे।
निकल रहे हैं, उससे आज़ादी पा रहे हैं, शक्ल निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि शुरू करते ही ना अपने ऊपर एक सेल्फ डाउट सा हो जाता है कि यार ये बाहर क्या है, मैं 1 हूँ, मैं 10 दिखाने के लिए तैयार हूँ, या मैं 10 हूँ, मुझे 1 दिखाते हुए भी संकोच होता है। कैसी है अप्रोच? मुझे होता है खुद ही को संकोच, इसीलिए पैर में आ जाती है बेड़ियाँ। मोच। अच्छा, करूंगा ना, राइम तो करूंगा सर, ऐसे तो जाऊंगा नहीं। संकोच और मोच, हाँ। अप्रोच, मोच, संकोच, तो गेम वही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे को ना वो अंदर से जो जकड़ रखता होता है अपने आप को, हम कहते रहते हैं जो आई एम नॉट गुड इनफ, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, वही डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, कोई दूसरा आगे ले जाएगा, भैया वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है। वो हम अपने ऊपर थोड़ा सा अगर विश्वास और एक अंदर से निकाल के लेके आए कि यार मैं अच्छा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं दुनिया में किसी के सामने भी, क्योंकि हमने जाके दिखाया है, दुनिया भर में दिखाया है। और जिन इकोनॉमीज़ की और कंट्रीज़ की आप बात कर रहे हैं सर, वहाँ पे अगर आप बड़े बड़े टॉप 10 सबसे बड़े बिजनेस भी निकाल के रखे, 3 या 4 के अंदर भारतीय लीड कर रहे हैं आज की डेट में, और आगे भी करते रहेंगे शायद। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि वही आपने कहा सर, पढ़ाई, क्योंकि हम सबको भागने दौड़ने की, जूझने की आदत पड़ जाती है। यहाँ घुटने छिल जाते हैं। हाँ। अच्छी पढ़ाई करी, अच्छे कंपटीशन में निकले, वहाँ से निकले इतने सारे लोग, क्योंकि मस्तिष्क, माइंड तो बहुत ज़बरदस्त है, इंटेलिजेंस बथेरी है, वो भी हमें मिला हुआ विरासत में। वेद पुराने हमारे स्क्रिप्चर्स हैं जो आज तक साइंस समझ नहीं पाई, और उनको ये भी नहीं पता जो स्क्रिप्चर पढ़ रहे हैं कि कितना कुछ साइंस अभी इनमें रह गई है। ये वो भारत है मेरा, ये वही भारत है। तो इसलिए यहाँ तो बहुत आज भी सबसे तेज हैं। 14 साल का एक लड़का है, अभी रिसेंटली मैंने उसका पढ़ा था, जिसने फिर एक और कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इंडियन लड़के नहीं, 14 साल के बच्चे ने क्या मैथमेटिक्स, क्या कैलकुलेशन करी, दुनिया भर के लोग देखते रह गए। तो ये कोई अचरज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है, मुझे लगता है कि ये एक चीज़ में मुझे फ़र्क नज़र आता है जब मैं बाहर के देशों से आता हूँ या उनके लोगों से मिलता हूँ, जब यहाँ आता हूँ, कि हम अपने आप को उसमें से, उस पोजीशन में से, उस माइंड की कंडीशनिंग से बाहर नहीं निकाल पा रहे कि शायद मैं अच्छा नहीं हूँ, शायद मैं कुछ गलती ना कर जाऊँ, मुझसे गलत ना निकल जाए। वो हम अपने आप में ही रह जाते हैं और थोड़ा सा शांत रह जाते हैं, चुप रह जाते हैं। खुल के बोलो, आके खेलो बॉस। 70 मिनट में तो हमारे शाहरुख भाई ने देखा था ना, खेलना वो वाले खेल है। 70 मिनट थे उनके पास, खेल दिया खेल अपना। तो हमारे पास तो बहुत कहीं ज़्यादा टाइम है, तो कम एंड प्ले और गेम, खुल के खेलो, ये दबे दबे मत रहो। बात तो सही सर, आपकी हर बात ना सिर्फ ज्ञान की, बल्कि वो एक ऐसा इंस्पिरेशन पैदा करेगी, मोटिवेशन नहीं, इंस्पिरेशन। क्योंकि इसमें से कुछ लाइनों को भी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पकड़ लिया ना, या अपने आईने पे लिख करके चिपका दिया, तो अगले कुछ महीनों में तो उनको कुछ ना कुछ बना देगी। क्योंकि ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये एक हम सिलेबस है जिसको डिकोड कर रहे हैं, जिस सिलेबस को आप बता रहे हैं। अब जब बात ये हो रही है कुछ सीखने सिखाने के, आगे बढ़ने की, तो एक सवाल जो मैंने लिख रखा था वो ये था कि सर, अगर भारत के युवाओं को सिर्फ 3 रूल सिखाने हो उनकी ज़िंदगी को फाइनेंशियली और मेंटली स्टेबल करने के लिए, तो वो 3 रूल आप क्या देंगे? वो 3 रूल इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन 35 सालों में देश, दुनिया, मालिक, एम्प्लॉई, CEO सब आपने देखा और खुद भी बने भी ये सारी चीज़ें, तो वो 3 रूल कौन सा सिखाएंगे आप उनको? देखिए, सबसे पहले तो मेरा मानना यह है कि ट्रैवल लाइट, हल्का चलें। ठीक है। ट्रैवल लाइट, ठीक है। बोझ उठा लें, बोझ निकाल लें सारा का सारा। किसका? पुरानी नाकामयाबों का। ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ऐसे लोग। हम कई बार क्या करते हैं, ये हम इस बोझ के तले ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं। तो ये जो बोझ होते हैं ना, ये हल्की उड़ान अगर भरनी है तो हल्का चलना पड़ेगा भाई। बिल्कुल सही बात। ये बैगेज जो है, ये कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ दीजिएगा। दूसरी चीज़, मुझे लगता है कि हम लोग ना आज भी हम वन ऑफ द मोस्ट, मतलब कहते हैं सबसे ज़्यादा कंजम्पशन जो आज की डेट में सोशल मीडिया का होता है, वो शायद भारत में हो रहा है। 194 मिनट औसतन दिन का, 70,000 मिनट साल के, 70,000 मिनट। मैंने अभी क्या बोला था शाहरुख भाई वाले, 70 मिनट। 70 मिनट है तुम्हारे पास, 70 मिनट है ना, तुम्हारे पास 70,000 मिनट है। तो मैं चाह रहा हूं, मेरी विनती है और मैं मानता हूं ये एक बहुत बड़ा रूल है कि एक अच्छी आदत, वन गुड हैबिट। हम लोगों को देखते रहते हैं, अरे ये बढ़िया, ये बढ़िया, अरे कमाल, ये बढ़िया है। तो मैं चाहूंगा, युवाओं को, सबको चाहूंगा कि एक अच्छी आदत जरूर 26 में बनाएं, एक रेजोल्यूशन की तरह, अगर वाकई कुछ आगे बढ़ना है। चाहे वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे हो, चाहे वो आपके लर्निंग पे हो, अपस्किलिंग पे हो, किसी भी कोई चीज़ जो आपको आकर्षित करती हो, कोई भी चीज़ आकर्षित करती हो, एक अच्छी हैबिट। और बनाने का फटाफट से फॉर्मूला देके जा रहा हूं आपको। ये 10 का नंबर बड़ा गजब का होता है, मैजिकल नंबर 10, टना टन, नंबर 10। कैसे?
जब भी कोई अच्छी आदत बनानी हो, हमारी कोई अच्छी आदत नहीं बनती सर, मुझे नहीं पता आपकी बनी, सोशल मीडिया देख के मेरी कोई आदत तक नहीं बनी। अच्छा। और यार क्या बढ़िया एक्सरसाइज करता है यार, ये आदमी देखो कितना बढ़िया बिजनेस का कोच है, बहुत से कितनी बढ़िया चीज़ें सिखाता है, ये सिखाता है, ये वो सिखाता है, ये वो सिखाता है, सब सिखा के चले जाते हैं। 27 में फिर आके वहीं पे बैठा हूँगा, फिर रील लगा रहा हूँ, फिर 70,000 मिनट लगा रहा हूँ, और फिर कहना यार कमाल यार, कुछ अपना कुछ बन नहीं रहा यार। एक अच्छी आदत के लिए कह रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ। जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हो, पहली चीज़ अपने आसपास, अपने क्रीड़ा क्षेत्र के आसपास रखें। एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज बैग है, कोई किताब पढ़नी है, किताब साथ में, कुछ लिखना शुरू करना है, नोटबुक पढ़ी है, जहाँ पर आप समय लगाते हैं उसको अपने आसपास रखें। दूसरा 10 का फॉर्मूला, 10 मिनट दीजिएगा, मात्र 10 मिनट लिख लो भैया, फॉर्मूला बता रहा हूँ, फेल नहीं होगा कभी ये अच्छी हैबिट वाला। 10 मिनट दीजिएगा, 10 पेज पढ़ लीजिएगा, 10 मिनट जॉगिंग कर लीजिएगा, 10 मिनट स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो मेडिटेशन कर लीजिएगा, है ना। 10 मिनट का या 10 चीज़ का, नंबर 10 का, वॉक फॉर 10 मिनट्स, एक्सरसाइज फॉर 10 मिनट्स, रीड फॉर 10 मिनट्स, राइट फॉर 10 मिनट्स, ईट समथिंग नाइस फॉर 10 मिनट्स, टॉक टू समबडी फॉर 10 मिनट्स, हेलो, 10 मिनट के लिए बात कर लो भाई, 10 मिनट का। और तीसरा, अपने आप को एक छोटा सा उसके बाद रिवॉर्ड दे देना कि तुमने कुछ अच्छा करा है भाई। तो मैंने अपना प्रोटीन शेक पी लिया, रात को कोई टीवी देख लिया, ऑफिस में कोई अच्छी प्रेजेंटेशन करी भाई, नुक्कड़ पे चले गए, टपरी पे चले गए, चाय पी ली, अपने आप को रिवॉर्ड दे दो एक छोटा सा। तो एक अच्छी आदत बनाना 2026 में ये जरूर। और तीसरा और फाइनल, जो अफर्मेशन वाली बात करी थी जी, अपना 100% बनिएगा किसी दूसरे की पिक्चर का। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि हर एक पिक्चर के अंदर शाहरुख को या ऋतिक को या रणवीर को तो नहीं हीरो लेते, ये हैं सुपर हिट, लेकिन हर एक स्टोरी में फिट नहीं होते, फिट सूट नहीं करती हर एक स्क्रिप्ट, नहीं करती ना। तो भाई ऐसा विकी डोनर के अंदर यू कांट इमेजिन शाहरुख खान ना, बिल्कुल सही बात है। तो आयुष्मान खुराना भी हैं भाई, राजकुमार राव भी, उनकी अपनी पिक्चर है ना, उनकी अपनी। तो अपनी पिक्चर के हीरो बनिएगा, किसी और की पिक्चर के हीरो बनने की कोशिश मत करिएगा। भगवान ने आपको कुछ अच्छा दे के, एक नेमत दे के नीचे भेजा है, ट्राई एंड डिस्कवर। तीसरी चीज़ है अपने अंदर वो क्या अच्छी चीज़ है। मैंने आपको फिर वही बोला था, क्या चीज़ आपको भाती है, थोड़ी बहुत आती है, शायद मार्केट में आती है, उस पर काम करो, उस पर नॉलेज लगाओ, स्किल बनाओ, प्रैक्टिस करो, गजब की गेम खेल जाओ। सर इतना अच्छे जगह ला करके आपने मतलब ऐसा जवाब का मतलब सवाल का जवाब आपने दिया, ऐसी जगह स्टोरी पहुंच गई कि मुझे लगता है कि इसके बाद सवाल नहीं करना चाहिए। और आदमी को अगर मैं यहाँ छोड़ दूँ ला करके, तो ये बात उसके दिमाग में अटक जाएगी। और हमारे यहाँ कहते हैं सुखांत बड़ा अच्छा होता है जी, तो ये जहाँ पे आया है ये सुखांत के लेवल पे आया है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि लास्ट के सवाल देख लीजिए। अगर पूरे पॉडकास्ट से आपने कुछ नहीं पकड़ा है तो ये लास्ट की क्लिप काट करके ना अपने लिए रख लीजिएगा। जब भी उदास हों, डिमोटिवेट हों, एंजाइटी जनरेट हो आपको, तो आप इसको प्ले करके देख लीजिएगा। मुझे लगता है 2 से 3 मिनट का ये चंक होगा लास्ट का। और आज मैं कहता हूँ सबसे कि ये 2-3 मिनट आप अब यूज़ कर लीजिए, कहीं से कोई कॉपीराइट आपको नहीं मिलने वाला है। अगर जाएगा भी तो आप मुझे मैसेज कर दिए, मैं हटवा दूंगा आपके ये सारे कॉपीराइट। लेकिन ये 3 मिनट अगर आपने रख लिए, 4 मिनट रख लिए, जो लास्ट की हमारी बातचीत हुई, तो आपके खून को ना वो गर्म कर देगी। और अगर 2-4-10 बार सुन लिए तो आपकी मानसिक दशा और आत्मा दोनों बदल जाएगी। उसकी वजह ये है कि आज मैं जिस व्यक्ति के साथ बैठा हूँ, इनका अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है। आप इनके बारे में जब पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। और हमारी रिक्वेस्ट पे जब आज हमारे साथ हैं तो हमारी यही कोशिश थी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको दे पाऊँ और आप ले पाएँ उतना बेहतर होगा। क्योंकि इस पॉडकास्ट को करने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि हमारा पॉडकास्ट किसी की ज़िंदगी को बदल पाए, तो ये मेरा 1 घंटा सार्थक हो गया। और इसी उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि पैसा कमाने के लिए तो पीछे हमारी कंपनी है जिससे हम काम भी करते हैं और उससे हम जीते भी हैं। अंत में यही कहूँगा कि मुझे लगता है कि मेरी इतनी बात करने के बाद भी बहुत कुछ छूट गया होगा, जैसे हर बार आप ये कहते हैं, तो लिख दीजिएगा पार्ट 2। कोशिश करेंगे कि हम पार्ट 2 लेके आएँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि पार्ट 2 से भी ज़्यादा ज़रूरत है तो द इनर वेल्थ हमारा 7 डेज सीरीज़ का जो चैनल है, जहां आपके कहने की वजह से वो चैनल की शुरुआत हुई और आपकी वजह से एक एक गेस्ट के साथ मैं 7 एपिसोड बनाता हूं। उसके पीछे की सिर्फ एक वजह होती है, जब आप आकर के लिखते हो ना कि हमने आपके वीडियो के
पूरे के पूरे हमने इसको लिखा है, हमने इसको कोर्स के तौर पे बनाया है, कोई ये कहता है कि हमारा जीवन बदल गया, कोई ये कहता है कि हमारी सोच बदल गई, तो हमें लगता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, जाने से पहले कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे हमें भी फ़ख्र करने का मौका मिलेगा। कहने सुनने को बहुत कुछ होगा, लेकिन लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि जो भी मन में सवाल है लिख भेजिएगा। जितना ज़्यादा सवाल होंगे उतना ही ज़्यादा संभावना होगी अगले एपिसोड की। और अंत में एक बार फिर से वही कि आप इंतज़ार करिए एक नए एपिसोड का, और मैं इंतज़ार करता हूँ एक नए गेस्ट का।